डिवीजन है। स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्टिंग से जाता है ना सब कुछ फीचर्स एनवीआईसी वगैरह के बाद, बेस लाइन, मेन लाइन, कोड लेगेसी। यहाँ से कर लेते। अच्छा, ये फीचर्स है आम के। एक तो ट्रस्ट जोन सिक्योरिटी होती है कि हार्डवेयर के अंदर ही इसमें सिक्योरिटी के फीचर्स हैं। सिक्योर कंपोनेंट्स और नॉन सिक्योर कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट किया हार्डवेयर में। प्रोग्रामर्स मॉडल के अंदर आते हैं स्टेट्स और मोड्स आते हैं। प्रिविलेज और अनप्रिविलेज स्टेट्स अवेलेबल होते हैं कि प्रिविलेज स्टेट्स के अंदर हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज के एक्सेस अवेलेबल होता है और अनप्रिविलेज में कुछ पे रिस्ट्रिक्शन होती है। और सिक्योर नॉन सिक्योर स्टेट होते हैं जो ये सिर्फ तब इनेबल होंगे जब ट्रस्ट जोन सिक्योरिटी इनेबल होगी। हैंडलर और थ्रेड मोड क्या होता है? हैंडलर मोड होता है उसमें बस कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं जैसे एक्सेप्शन हैंडलर्स, ओएस वगैरह चलते हैं। जब हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे होते हैं आईएसआर चला रहे तो हैंडलर मोड चलता है। उसके अलावा बाकी सब कुछ जैसे बूट कोड, हमारे नॉर्मल एप्लीकेशंस और सिस्टम मैनेजमेंट सब कुछ थ्रेड मोड में चलता है। तो हैंडलर मोड के अंदर प्रिविलेज आता है और थ्रेड मोड के अंदर प्रिविलेज कोई पार्ट आता है और अनप्रिविलेज दोनों आते हैं। रजिस्टर्स जनरल पर्पस 13 है, R0 to R12। R0 to R7 जो है लो रजिस्टर है। कौन सा है? थ्रेड मोड में प्रिविलेज ये पहले वाला पार्ट, बूट कोड, सिस्टम मैनेजमेंट, बेयर मेटल एप्लीकेशन। अच्छा, रजिस्टर्स में R0 to R7 लो रजिस्टर्ड और R8 to R12 हाई रजिस्टर्ड। ये लो इसलिए है क्योंकि इनको कम बिट्स चाहिए इन कोडों में। ये 3 बिट्स में हो सकते हैं 0 to 7 और इनको 4 बिट्स चाहिए। R12 के बाद R13 स्टैक पॉइंटर है। ये वर्ड अलाइन होता है, मतलब 32 बिट्स या 4 बाइट्स अलाइन होता है। तो इसलिए हम इसकी ना शुरू की 2 बिट्स पे 0 राइट करते हैं। शुरू की 2 बिट्स मतलब इग्नोर करते हैं, बेसिकली 0 होता है तो इग्नोर करते हैं। और ये बैंक होता है, स्टैक पॉइंटर बैंक होता है। हमारे पास 4 वर्जन है स्टैक के, मेन स्टैक पॉइंटर और प्रोसेस स्टैक पॉइंटर, और इनको एक फर्दर दो नॉन सिक्योर स्टेट के लिए और सिक्योर स्टेट के लिए। MSP NS जैसे होगा मेन स्टैक पॉइंटर फॉर नॉन सिक्योर स्टेट, TSP NS हो गया प्रोसेस स्टैक पॉइंटर फॉर नॉन सिक्योर स्टेट। अच्छा, ये मेन स्टैक पॉइंटर का मतलब है कि हैंडलर मोड के लिए यूज होगा और प्रोसेस जो है वो थ्रेड मोड के लिए यूज होगा। एक वक्त में एक ही कॉपी नजर आएगी जो जिस मोड में और जिस सिक्योरिटी स्टेट के हिसाब से हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो पूरी वाली कॉपी नजर आ रही होगी और उसी स्टैक को हम यूज कर रहे होंगे। अच्छा, प्रिविलेज एंड प्रिविलेज OS will always run in privilege। ये बताओ कि इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस स्टैक पॉइंटर के अंदर सिक्योर स्टेट की होती है और होती है तो सिक्योर स्टेट ही सिर्फ चलेगी हमारे पास, और प्रोसेस के अंदर तो नॉन सिक्योर ही चलनी चाहिए सिर्फ। नहीं, दोनों में सिक्योर नॉन सिक्योर है ना। वो प्रिविलेज एक तो प्रिविलेज लेवल के से रिलेटेड है जो ये मेन स्टैक पॉइंटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, सॉरी, कौन सी एप्लीकेशन है वो मेन या प्रोसेस से बदलेगा। अब उन फर्दर एप्लीकेशन में भी कुछ सिक्योर एप्लीकेशन होंगी जिनको हम ज्यादा शायद एक्सेस देना चाह रहे होंगे और नॉन सिक्योर वालों को कम एक्सेस देना चाहेंगे, तो उसकी अलग डिफरेंशिएट। हाँ, लेकिन प्रोसेस के अंदर तो हम सिर्फ नॉन सिक्योर वही देंगे ना एक्सेस, क्योंकि प्रोसेस के अंदर अगर सिक्योर एक्सेस का मतलब सिक्योर एक्सेस और नॉन सिक्योर एक्सेस का मतलब क्या है, ये समझ नहीं आया यार। बूट कोड हमारा प्रोसेस है लेकिन हमें उसको जो है ना सिक्योर एक्सेस देना, प्रिविलेज एक्सेस देना पड़ता है, तो उसके लिए वो भी एक प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। वो बता दो कि शैडो स्टैक पॉइंटर क्यों यूज करते हैं, जैसे वो रीजन आया होता है ना। शेडोइंग का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। गूगल पे भी देख रहा था मैं। शेडोइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक ही स्टैक के मल्टीपल कॉपीज रखते हैं और जब हम स्टैक पे स्टोर कर रहे होंगे ना तो दोनों पे करेंगे। अच्छा, वो उसके लिए ज्यादा यूज होता है फंक्शन कॉल्स के लिए शेडोइंग स्टैक पॉइंटर। उसमें होता है कि हम जब फंक्शन कॉल कर रहे होंगे ना तो फिर हम रिटर्न वैल्यू दोनों स्टैक से स्टोर करेंगे और जब रिटर्न के बाद हमें वापस जाना होगा जहाँ पे, तो तब हम दोनों स्टैक पॉइंटर से हम पॉप करेंगे और दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो सही है, और अगर सेम नहीं होंगी तो उसका मतलब है हमने कोई सिक्योरिटी अटैक डिटेक्ट कर लिया, कोई हैकिंग हुई है, कुछ हुआ मसला है, तो फिर हम नहीं करेंगे। शेडोइंग का ये कॉन्सेप्ट है।
और ये बैंकिंग है, देखो ना बैंक होते हैं स्टैक पॉइंटर। अच्छा, R13 के बाद R14 लिंक रजिस्टर है, इसके अंदर रिटर्न एड्रेस स्टोर करते हैं पीसी से। जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उससे पहले हम इसके अंदर लिंक रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर कर देंगे, और जब हम फंक्शन से रिटर्न करने वाले होंगे तो लिंक रजिस्टर से हम रजिस्टर उठा के वैल्यू उठा के वहाँ पे वो उसको पीसी में रख देंगे और फिर रिज्यूम करेंगे। पीसी में बिट 0 ऑलवेज 0 होगा, हाफ वर्ड बाउंड्री पे अलाइन होता है। इसकी वजह यह है कि कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे 16 बिट हैं, कुछ 32 बिट हैं, कुछ हाफ वर्ड अलाइंड है इंस्ट्रक्शन और कुछ वर्ड लाइन, इसलिए हम हाफ वर्ड को अलाइन रखते हैं पीसी को। और ये कुछ अच्छा रीजन है, ISR इंटरप्ट हैंडलर पेरिफेरल्स नेवर कम्युनिकेट इन यूजर मोड। सुहेब, हाँ, तुमने बोला कि इसलिए कि जो है ना 16 और 32 इंस्ट्रक्शन है हमारे पास 16 बिट की, तो इससे अच्छा इससे ताल्लुक क्या है? यानी प्रोग्राम काउंटर में तो हम ये रखते हैं ना कि कौन सा एड्रेस पे हम मेमोरी के, कि हम क्या रखते हैं प्रोग्राम काउंटर में? लोकेशन रखते हैं ना? हाँ लोकेशन रखते हैं। तो उससे लोकेशन की साइज 32 बिट होगी या फिर 16 बिट्स होगी, इंस्ट्रक्शन की साइज के डिपेंड करते हुए। तो अगर 16 बिट इंस्ट्रक्शन होंगे तो वो 16 के गैप से होंगे या हाफ वर्ड के गैप से होंगे। अच्छा समझ, यानी इंस्ट्रक्शन मेमोरी की बात हो रही है ना, अगली इंस्ट्रक्शन कितनी दूर है इसकी बात हो रही है। सही है। डिवाइस ड्राइवर हैंडलर मोड में जाते हैं, बूट कोड, रोम, एक्स्ट्रा चीजें। हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन्स के लिए यूज होता है, और फॉर नेस्टेड फंक्शन इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू। अच्छा, नेस्टेड फंक्शंस में होता है कि हमने देखा ना लिंक रजिस्टर के अंदर हम रिटर्न एड्रेस स्टोर करते हैं, तो लिंक रजिस्टर के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं। जब हम किसी वो फंक्शन कॉल की इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं तो फिर जो पीसी की वैल्यू है वो खुद ही लिंक रजिस्टर के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर उस फंक्शन में जाके फिर हम नेस्टेड कोई और फंक्शन कॉल करना चाहें तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस जो लिंक रजिस्टर की वैल्यू है उसको उठाएं और हम उसको स्टैक में पुश करें और फिर कॉल करें फंक्शन। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, स्टैक में स्टोर नहीं करेंगे, तो फिर करंट फंक्शन का जो सेकंड फंक्शन के अंदर अभी खड़े हैं उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी लिंक रजिस्टर के अंदर, इसलिए हम स्टैक के अंदर पुश करते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर आ जाता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, APSR, EPSR और IPSR। APSR मतलब एप्लीकेशन रिलेटेड है, एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। ये एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन स्टेट्स है, और ये इंटरप्ट या एक्सेप्शंस के लिए IPSR। अच्छा, ये पूरा जो है 32 बिट का एक ही रजिस्टर है, लेकिन उसके पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो कुछ पार्ट APSR के तौर पे यूज होते हैं, जैसे ये और ये, कुछ पार्ट EPSR और कुछ पार्ट IPSR के तौर पे यूज होते हैं। अब इनको बिट बाय बिट देखते हैं। APSR में सबसे पहले जो है वो n बिट है, मतलब नेगेटिव। अच्छा, ये जो बिट्स हैं वो तब कहते हैं चेंज होती है जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जो कि स्टेटस फ्लैग्स को अपडेट करती हो, और उस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को देखते हुए हम इनको अपडेट करते हैं फ्लैग्स को। n फ्लैग का मतलब है जो पिछली इंस्ट्रक्शन थी उसका रिजल्ट नेगेटिव था। z मतलब 0 आया रिजल्ट। c मतलब उस इंस्ट्रक्शन में कैरी की जरूरत पड़ी थी, और कैरी को हम एज नॉट बोरो यूज करते हैं। तो अगर कैरी हुआ होगा तो मतलब बोरो नहीं होगा। तो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि बोरो हुआ नहीं हुआ, तो इस बिट का ऑपोजिट देखेंगे। अगर ये बिट 1 होगी तो मतलब बोरो नहीं हुआ, अगर ये बिट 0 है तो मतलब बोरो हुआ। उसके अलावा V ओवरफ्लो और Q क्या होती है? Q सैचुरेशन बिट होती है। अब इनको थोड़ा और देखते हैं। G ग्रेटर देन इक्वल टू है, और क्या है इनको भी डिटेल में देखते हैं। और एक्सेप्शन नंबर वो होता है जो करंट इंटरप्ट हमें अगर मिले तो उसका एक्सेप्शन नंबर होता है, और उसके हिसाब से फिर हम ISR रन करेंगे। ICI IT इंटरप्ट कंटिन्यूएशन इंस्ट्रक्शन या IT। अच्छा, IC/IT है। IT मतलब इफ देन इंस्ट्रक्शन, शायद मेरे ख्याल से होगी जब इफ देन इंस्ट्रक्शन रन हो रही है तो फिर ये बिट ऑन होगी। और ICI मतलब इंटरप्ट कंटिन्यूएशन इंस्ट्रक्शन। ये ICI इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जो कि इंटरप्ट को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी हैंडल कर सकती हैं। नॉर्मल तो हम ये करते हैं ना कि पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल चल जाती है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हम इंटरप्ट फ्लैग को चेक करते हैं, लेकिन ICI के दौरान हम लोग इंटरप्ट हैंडल कर सकते हैं। तो ये फर्क है। और T बताता है थंब मोड है नहीं है। ये हमारे प्रोसेसर M33 में हमेशा ही थंब मोड होता है, कॉर्टेक्स M में बल्कि हमेशा थंब मोड होता है। तो फिर हमेशा ही T बिट जो होती है हमारे केस में 1 ही होगी। क्या मैंने बताता क्या है? ये
इंस्ट्रक्शन सेट के टाइप्स हैं, ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन हाँ, एक आर्म लेगेसी आर्म है जिसके अंदर हाँ ये रहा लेगेसी आर्म के अंदर 32 बिट है, थंब के अंदर 16 बिट है और थंब 2 के अंदर 16 और 32 दोनों का मिक्स है। ये बस इंस्ट्रक्शन की टाइप अच्छा नेगेटिव तो सिंपल है कि अच्छा नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि रिजल्ट का एमएसबी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो एमएसबी होता है वो साइन बताता है, अगर वो 1 होगा तो मतलब नेगेटिव रिजल्ट आया, तो जो हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं उसको बस एमएसबी कॉपी करके एन के अंदर डाल देते हैं। 0 के अंदर क्या डालते हैं, 0 के अंदर बस अगर रिजल्ट 0 आए तो वो डाल देंगे, 1 कर देंगे और ना 0 कैरी के लिए कैरी भी सिंपल है, मतलब अगर ऐड करने के बाद कैरी आ रहा है तो वो डाल देंगे इसमें एक्स्ट्रा बिट। वी ओवरफ्लो, अच्छा ओवरफ्लो के लिए हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो के लिए दो कंडीशन सेट करते हैं, एक उसकी नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी ये है कि दो नंबर्स का साइन सेम हो, साइन सेम, अगर साइन कैसे चेक करेंगे, वो एमएसबी सिलेक्ट करेंगे, अगर दो नंबर जो ऐड कर रहे हैं उनका एमएसबी सेम है, से 1 1 है या 0 0 है, तो वो नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और उसके बाद हम रिजल्ट चेक करते हैं, अगर रिजल्ट का साइन अलग हो तब ओवरफ्लो हुआ होगा, तो उसमें 1 राइट करा देंगे वरना नहीं हुआ होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हाँ है एक ही सर, जहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरफ्लो होगा क्योंकि जो ऑपरेंड्स के साइन सेम है 1 1 एमएसबी, और जो रिजल्ट आ रहा है उसका साइन ऑपोजिट है, 1 के अलावा 0 है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ होगा। अगर यहाँ पे 1 1 होता और यहाँ आंसर में 1 आ रहा होता तो ओवरफ्लो नहीं होता, या फिर यहाँ पे 0 1 होता या 1 0 होता है एमएसबी, तब भी ओवरफ्लो नहीं होता पॉसिबल। और कैरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कैरी बिट 1 का मतलब ऐड करते हुए जो अगर आखिर में एक्स्ट्रा बिट है तो वो कैरी कर देंगे, कैरी बिट सही। अच्छा ओवरफ्लो का एक तो ये देख सकते हैं कि सेम साइन और अपोजिट साइन वाली चीज, और दूसरी चीज हम कैलकुलेशन अगर पूरी करें तो फिर उसमें होगा कि आखिरी दो कैरीज होते हैं ना उनको देखेंगे। अब यहाँ पे आखिरी दो कैरी देखें तो 0 0 0 0 0, अब 1 0 को ऐड करेंगे तो 0 कैरी होगा, और 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 और 1 कैरी होगा। आखिरी दो अगर कैरीज को जोर करें और 1 आए तो हम कैरी बिट ओवरफ्लो बिट में 1 राइट करा देंगे। इन शॉर्ट ये बस कि आखिरी दो कैरी को और करा के हम वी बिट में राइट करवा देते हैं, वो ओवरफ्लो होता है। और ये दोनों अलग हुआ है तो मतलब वी बिट 1 होगा, और अगर सेम हुआ है 1 1 या 0 0 तो हम ओवरफ्लो नहीं हुआ होगा। ओवरफ्लो क्यू बिट सैचुरेशन बिट, सैचुरेशन बिट का काम आगे भी आएगा, लेकिन बेसिकली ये है कि अगर नंबर्स ऐड करते हुए सैचुरेशन अरिथमेटिक के बारे में अगर हम सैचुरेशन अरिथमेटिक कर रहे हैं, कोई सैचुरेशन अरिथमेटिक वाला इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं, अच्छा उसमें क्या होता है कि अगर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है हम स्टोर नहीं कर सकते, लाइक 32 बिट नंबर दो ऐसे ऐड कर रहे हैं जिनका रिजल्ट 33 बिट्स में स्टोर हो सकता है, वो 32 बिट में नहीं हो सकते, तो वो ओवरफ्लो रहेंगे। तो इंस्टेड ऑफ ओवरफ्लो करें हम ये करेंगे उस नंबर को मैक्सिमम पे क्लैम कर देंगे, मैक्सिमम पॉसिबल जो नंबर है। इसी तरह अगर दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं और स्मॉलेस्ट नंबर से स्मॉलर उसका आंसर आ रहा है तो उसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो भी है नंबर उस पर क्लैम कर देंगे। तो अगर सैचुरेशन हो रही होगी तो फिर रिजल्ट में सैचुरेशन हो रही होगी तो यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा सैचुरेशन क्यू बिट। इसको आगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो ये देख लेना एग्जांपल्स रन करके। मेमोरी मैप अभी सुबह को सहन ने पढ़ा लिया सही से, सेम वो एग्जांपल तो एक दो करा दो। सिंपल्स हाँ, एक प्लस की एक माइनस की बस। क्या एक काम करते पूरा रन कर लेते हैं सिलेबस, फिर एक दफा यहाँ पे आते हैं क्योंकि पूरे सेमेस्टर में हमसे एक बार भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, एक दो पहले चलो सही, टाइम बचा तो फिर उस पे डालेंगे। अच्छा अब कोडिंग आ गई। कोडिंग में सबसे पहले ये वाला सिंटैक्स है कांस्टेंट्स डिफाइन करने के लिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए उसका सिंटैक्स ये है कि वेरिएबल नेम बताते हैं, फिर EQU लिखते हैं और फिर वैल्यू जो स्टोर करनी है। तो ये NVIC_IRQ_set इनेबल के अंदर हम ये कांस्टेंट स्टोर करा रहे हैं और इस वेरिएबल के अंदर हम ये कांस्टेंट स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद ये जो इक्वल्स टू टाइप साइन कॉन्सेप्ट है, ये
एड्रेस को करता है रिप्रेजेंट। तो किसी वेरिएबल का नाम लिखें और ये इक्वल टू लिखें तो उसका मतलब है उसका एड्रेस हम उठा रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं। उसका एड्रेस उठा के हम R0 में LDR कर रहे हैं तो एड्रेस उठा के R0 में स्टोर कर रहे हैं। और अगर हैशटैग यूज करें तो इमीडिएट का मतलब उसका मतलब इमीडिएट मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू को यूज कर रहे हैं, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। और ये मूव एस यहाँ पे यूज होगा। तो क्या कर रहे हैं, R1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ेगी उसको नहीं, हाँ, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ेगी वो R1 के अंदर मूव कर देंगे और R0 के अंदर इसका एड्रेस होगा। अच्छा शोएब, यहाँ पे हम इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, यानी उसको लोड एड्रेस को लोड करने के लिए हम मूव यूज कर लें और उसको यूज करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता ना? क्योंकि मेरे ख्याल से इसलिए नहीं होता क्योंकि एड्रेस जो है ना हम मेमोरी से उठा रहे हैं और मेमोरी से इंटरेक्ट मेरे ख्याल से लोड रजिस्टर वाली वो करती है, LDR करती है शायद, लेकिन डाटा भी तो मेमोरी में ही होगा। हाँ वही तो, ये डेटा जो होगा वो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन वो एड्रेस उठा रही है तो इसलिए मेरे ख्याल से लोड कर रहे हैं, पता नहीं है इसकी लॉजिक क्या है, क्या लगाएंगे हम अगर आ गया। यहाँ पे तो LDR का सेंस बन रहा है पहली वाली में, क्योंकि हम वो मेमोरी से उठा रहे होंगे एड्रेस। लेकिन डाटा भी तो मेमोरी से उठाएंगे। हाँ डेटा भी मेमोरी से उठाएंगे तो उसको भी LDR में खाते हैं, पता नहीं। उसके बाद हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर क्या कर रहे हैं, R1 से उठा के R0 के एड्रेस पे स्टोर कर रहे हैं। ये एड्रेस ऑफ होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है एड्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो R0 के अंदर क्या एड्रेस था, ये इस वाले वेरिएबल का, और R1 के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू थी। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू को इस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करा। एंड में हुआ कि दोनों वेरिएबल्स में सेम वैल्यू स्टोर होगी। LDR सूडो इंस्ट्रक्शन होती है, इसका मतलब यह है कि एक्चुअली LDR नहीं हो रही है, उसके पीछे 2-3 और इंस्ट्रक्शन होगी, कंपाइलर उसको चेंज कर रहा होगा। अच्छा, सेकंड एग्जांपल ये है कि अलाइन फॉर ये डायरेक्टिव है, इसका मतलब है कि 4 बाइट अलाइन कर रहे होंगे हम सब काम अभी। अच्छा, BCD वगैरह के लिए टेबल बनाओ। अच्छा, ये जो BCD DCB वगैरह ये सारे चीजें हैं डिक्लेयर करने, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर आप वर्ड साइज हमें करना है उसके लिए DCD है, DCB बाइट साइज, DCW हाफ वर्ड और DCQ डबल वर्ड। अच्छा, W का मतलब वर्ड होता है लेकिन यहाँ हाफ वर्ड है, डबल DCD मतलब DC डबल लेकिन यहाँ वर्ड है। तो जो भी है सब उसको डिवाइडेड बाय 2 करके किया गया। इसका रीजन ये था कि जो पिछले इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से बनाया गया 16 बिट के हिसाब से, 16 बिट के हिसाब से जो वर्ड होगा वो हमारा हाफ वर्ड होगा। बाइट ऑब्वियसली बाइट ही होगा, DCB जो है वो बाइट होगा, बाकी सबको हाफ करके करना होगा। DCD मतलब डबल है तो डबल के बजाय हाफ के बजाय वर्ड यूज करना। इधर भी हम कांस्टेंट से डिक्लेयर कर रहे हैं? नहीं, ये वेरिएबल्स है मेरे ख्याल से। ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका ये है। हाँ, अच्छा, मेमोरी में वेरिएबल स्टोर करें। सही। और DCD DCB जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे तब यूज करेंगे। सही है। वेरिएबल के लिए लेबल ये रखें, my num DCD, ये वैल्यू DCD मतलब अगेन वर्ड है, ये वर्ड स्टोर कर रहे हैं my num के अंदर। और hello text DCB बाइट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं hello। ये अजीब चीज है, बाइट एक कैरेक्टर एक बाइट होता है, पूरा स्ट्रिंग पता नहीं कैसे एक बाइट में आ रही है। खैर, हेलो बैकस्लैश n मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और 0 बता रहे कि नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एंड में 0 रखना है। अच्छा, कॉमा करके भी हम वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे माय नम के साथ ये लिखिए, वैसे कॉमा करके अगर डालेंगे तो कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे स्टोर होता रहेगा। तो यहाँ पे ये है कि हेलो बैकस्लैश n स्टोर होगा और नेक्स्ट लोकेशन में 0 स्टोर होगा, तो बेसिकली स्ट्रिंग का एंड शो करेगा। अगर 0 स्टोर नहीं करते तो वो उसको स्ट्रिंग का एंड नहीं कंसिडर करता, और कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस में फिर ये मसला होता है कि उसको स्ट्रिंग के एंड पे यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा होगा, वो आगे मेमोरी लोकेशन रीड करने लग जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो एरर आ सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जो कॉर्टेक्स M है ये बाय डिफॉल्ट लिटिल एंडियन यूज करता है? ये याद नहीं है, पता नहीं, ये मेरे साथ मसला मैंने देखा नहीं, रोहन ने मुझसे पूछा था। लेकिन बाय डिफॉल्ट का मेरे ख्याल से मसला नहीं होगा, क्योंकि नहीं ना, मेरे साथ मसला किया ना इसने मेरे मार्क्स काटे हैं। यार मिस ने कॉपी में भी, मिस क्लास में भी मिस ने कहा था कि दोनों अलाउड हैं,
और चेंज कर सकते हैं मतलब। और मैंने हाँ मैंने यही मिस से बोला था कि मिस आपने कहा था कि दोनों यूज हो सकते हैं, और मैंने अपने जो मेरा क्विज का पेपर था ना उसके अंदर मैं लिखा भी था मैंने कि मैं बिग एंडियन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन मिस ने उस पर नंबर काट लिए कि मिस ने कहा कि अगर कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि आपको बिग एंडियन यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट आपका लिटिल एंडियन यूज होगा। अच्छा, मिस ने तो ये याद कर लेते हैं लिटिल यूज करें। लिटिल एंडियन यूज हाँ, ये जो है वो ये मेरे साथ भी हुआ था, बल्कि मिड में ही हुआ था। मिड में जो क्वेश्चन था ना उसमें ये मैंने दूसरी स्कीम यूज की थी, जैसे मार्क्स आते रहे। इसके अंदर भी यहाँ पे लिटिल एंडियन का कुछ मसला था, पता नहीं कि लिटिल एंडियन में जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना उस पर आओ स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है ना, वो तैमूर पूछ रहा है 7-8 पहले स्टोर होगा, फिर 5-6 स्टोर होगा, फिर 3-4, फिर ये ज्यादा हुआ है नहीं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। हाँ इसी तरह होगा ना, पहले 7-8 लिटिल एंडियन में यही होगा, पहले 7-8 स्टोर होगा, फिर 5-6 होगा, फिर 3-4 होगा, फिर 1-2 होगा, उसके बाद जाके 2-1 होगा, फिर 4-2 होगा, 6-5 होगा, फिर इस तरह करके, है ना, यही होगा ना। हाँ तो आप बनी होगी ना एग्जाम्पल, हाँ बनी हुई है, यही वाली है क्या? हाँ यही है, शायद यही है। लेकिन इसमें तो हाँ इसमें यही है, सही है। तो स्मॉलेस्ट एड्रेस पे स्मॉल वैल्यू, स्मॉल जो LSB स्टोर होगा 7 8 5 पहले 6 पहले वो जाएगा। हाँ और उसके बाद नेक्स्ट फिर वर्ड्स राइट करवाने। हाँ सही है। बिग इंडियन में क्या उल्टी तरफ से जाते हैं, मतलब MSG पे जाएगा ऊपर करो सिर्फ, लिटिल इंडियन में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से जाता है, और यहाँ पे LSB डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डाला है, मतलब स्मॉल एड्रेस पे LSB डाले हैं। अच्छा, और MSG पे वहां से डालेंगे, MSB से बिग इंडियन में हाँ MSB डालेंगे, मतलब बिग इंडियन में से होगा 1 2 यहाँ लिखते हैं, फिर 3 4 फिर 5 6 फिर 7 सही है, सही है। अच्छा ये दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने क्या LDR R3 माइनम, R3 के अंदर माइनम का एड्रेस स्टोर हो जाएगा इक्वल्स टू वाला, फिर LDR R4 R3 R3 के अंदर माइनम का एड्रेस है तो माइनम की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। अब ये काम हमने पहले मूव से किया था, एक ही इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन दे लिए समझाने के लिए। फिर R0 के अंदर हेलो टेक्स्ट का एड्रेस स्टोर किया, और BL प्रिंट टेक्स्ट ब्रांच इनिंग, तो प्रिंट टेक्स्ट का कोई फंक्शन डिफाइंड होगा उसने ब्रांच कर लिया जिससे शायद ये हेलो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। कभी ऐसे जनरल एग्जांपल्स देखते हैं। See page 149 for other directives, align for word size data, unaligned not supported in M20। अच्छा ये जो अलाइन करके हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 4 बाइट अलाइंड है, मतलब 1 वर्ड अलाइंड है। M33 में ये ऑप्शन है मेरे ख्याल से, फिर कि हम बता सकते हैं किसके हिसाब से हम अलाइन कर रहे हैं। M23 में ऑप्शन नहीं है, उसमें तो बाय डिफॉल्ट बल्कि हमेशा ही हम वर्ड अलाइन ही चलते हैं। M33 में हम चेंज कर सकते हैं। ये कर रहे हैं किसको हम अलाइन है, अपने डाटा को करना है, किसको करना है? मेरे ख्याल से सब कुछ, जो भी सारे ट्रांसफर्स होंगे, इंस्ट्रक्शन, सब कुछ आई थिंक। मेरे पास इसके ऊपर लिखा हुआ है रेड पेन से कि एड्रेस व्हिच इज इवनली डिविजिबल बाय 4, ये लिखा है मेरे पास। अच्छा तो सारे जो एड्रेसेस हम जनरेट कर रहे होंगे वो उसके बारे में बता रहा होगा, पता इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस और डेटा के सब कुछ शायद। उसने कहा ये देखने हैं हमें थोड़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इंस्ट्रक्शन में सफिक्सेस को यूज होता है। एस सफिक्स सबसे पहले, एस सफिक्स बताता है कि जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो फ्लैग्स को अपडेट करेगी या नहीं करेगी। M33 में ये ऑप्शनल है और M23 में इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब M23 के इंस्ट्रक्शंस के अंदर एस नहीं डालते, उनमें ज्यादातर इंस्ट्रक्शन खुद ही वो ऑल्टर करनी होती है फ्लैग्स को, और M33 में अगर एस डालेंगे तो फ्लैग्स ऑल्टर होगा। हाँ भाई ये लिटिल इंडियन बिग इंडियन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे पता चलेगा कहाँ यूज होगा? यार ये लिटिल बिग इंडियन जो सारी जो चीजें हैं ये हैं मेमोरी को अरेंज करने का, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू है जैसे 1 2 3 ये वैल्यू है, इसको हम मेमोरी में रख रहे हैं, बाइट बाय बाइट रखेंगे ना, ऑब्वियसली हर बाइट एड्रेस विल मेमोरी। तो सबसे पहले मेमोरी में जो स्मॉलेस्ट लोकेशन है, समझो मेमोरी ऐसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, सही है, तो सबसे पहले क्या डालूं मैं, 1 2 डालूं, फिर 3 4 फिर 5 6 डालूं, या फिर मैं सबसे पहले 7 8 डालूं फिर 6 7 डालूं, ऐसे डालूं, कैसे डालूं? ये बताता है हमारे लिए लिटिल एंडियन यूज कर रहे हैं या फिर बिग एंडियन, इससे बताता है। 1 2 में डालोगे, सिर्फ 1 भी तो डाल सकते हो।
क्या कर सकते हो? सिर्फ 1 डालो, 1 2 एक साथ क्यों डाल लो? अब ये चीज होती है, ये हमारा आर्म जो है वो बाइट एड्रेसेबल है, मतलब हर लोकेशन बाइट साइज की है, 1 बाइट। तो बाइट के अंदर ये 4 के 2 आएंगे तो 8 बिट्स या 1 बाइट होगा, इसलिए हम 2 रखते हैं। चलो सही है। सही है। और यही है। और जैन ने बताया कि बाय डिफॉल्ट लिटिल एंडियन यूज होता है, तो फिर हमें वो यूज करना होगा। क्या एस सफिक्स, फिर उसके बाद कंडीशनल ब्रांच के सफिक्स हैं बी क्यू, एग्जांपल बी क्यू। इसमें क्या होता है? अच्छा, ये आईटी इंस्ट्रक्शन, इफ देन इंस्ट्रक्शन जो M33 के अंदर से उसके साथ यूज होते हैं, और आईटी इंस्ट्रक्शन उसके बाद जो उस ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगी ना, उनके साथ ऐसे सफिक्सेस होंगे। नॉर्मल इंस्ट्रक्शन ऐड है, उसके साथ कोई सफिक्स होगा EQ या NE या फिर LT, वो बताएगा कि कंडीशन के डिपेंडेंट ये इंस्ट्रक्शन कैसे चलेगी। जैसे अगर EQ लिखा है तो मतलब है जो हमारा पीछे हमने कंपैरिजन किया है वो अगर इक्वल रिजल्ट कर रहा है तो फिर हम इस इंस्ट्रक्शन चलाएंगे वरना नहीं चलाएंगे। ये आईटी इंस्ट्रक्शन आगे आएंगे, उसमें भी देखेंगे। ठीक। अच्छा, एड एस 16 बिट कोडेड है। ये 16 बिट क्यों कोडेड है? क्योंकि लो रजिस्टर यूज हो रहे हैं। अच्छा, एड एस R0 नंबर 1, एड एस वाइड, एड एस में क्या फर्क है? पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन यही कि बस के यहाँ पे लो रजिस्टर यूजर है तो 16 बिट इनकोडेड है। अगर हम फोर्सफुली 32 बिट इनकोड करना चाह रहे हैं तो फिर हम इंस्ट्रक्शन के साथ W का सफिक्स ऐड कर सकते हैं। और अगर हम फोर्सफुली 16 बिट इनकोड करना चाह रहे हैं तो फिर N का सफिक्स ऐड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ। मूविंग डेटा विद इन प्रोसेसर, मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर कैसे वैल्यूज मूव कर सकते हैं, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। सिंपल मूव है, RM से RD में वैल्यू मूव करना, कॉपी पेस्ट करता है। मूव एस से होगा क्या होगा कि फ्लैग्स भी अपडेट होंगे। और कौन से अपडेट होंगे? सिर्फ N और Z। अच्छा, इसके अलावा इसलिए अपडेट नहीं होंगे, इससे कैरी फ्लैग अपडेट नहीं होगा या ओवरफ्लो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन और कुछ नहीं हो रही, यहाँ बस मूव हो रहा होगा। तो हम बस RM की वैल्यू को देखेंगे और उसके हिसाब से इसको फ्लैग को अपडेट करेंगे। RM अगर नेगेटिव हो तो N अपडेट होके 1 हो जाएगा, RM अगर 0 है तो सेट फ्लैग में 1 आ जाएगा। MVN क्या करती है कि RM को उठाती है, उसको इन्वर्ट करती है, मतलब उसके सारे बिट्स को टॉगल करती है, 1 को 0, 0 को 1, और RD में स्टोर करती है। एड एस, अच्छा, एड एस RM0, ये सेम काम यही कर रही है जो ये मूव वाला काम कर रहे हैं। RD RM वाला और ये वाला सेम काम हो रही है। RM में 0 ऐड करके RD में मूव कर रहे हैं। इसका एक फायदा है कि NZ के अलावा C फ्लैग भी अपडेट कर रहा होगा, कैरी फ्लैग भी। और अगर हमें कैरी फ्लैग को 0 करना है तो ये काइंड ऑफ उसका शॉर्टकट है, क्योंकि 0 क्या कहते हैं, हाँ, 0 किसी नंबर में ऐड करेंगे तो कैरी तो नहीं आएगा, तो उसकी वजह से कैरी फ्लैग अपडेट होकर 0 हो जाएगा। तो C फ्लैग को 0 रीसेट करने का ये तरीका है, ये इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन जो अगली है ये है स्पेशल रजिस्टर्स को एक्सेस करने के लिए। MRS कहती है मूव फ्रॉम स्पेशल रजिस्टर टू नॉर्मल रजिस्टर, और MSR मतलब है मूव फ्रॉम नॉर्मल रजिस्टर टू स्पेशल रजिस्टर। सही। अच्छा, इनके लिए प्रिविलेज मोड चाहिए हुआ हमें, नॉर्मल मोड में स्पेशल रजिस्टर्स को एक्सेस करना है। और प्राइम मास्क में बताएगी कि प्राइम मास्क वेबसाइट होगा तो फिर NMI और हार्ड कोड के अलावा सब इंटरप्ट्स इग्नोर होंगे। ये देखते हैं, और कुछ तो नहीं है। अच्छा, 1 मिनट से पीछे जो उस पर चल रहे थे ना, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वाला LDR और मूव पे आओ, पीछे एक स्लाइड पीछे था ना, वहाँ देखो LDR जो यूज हुआ है ना, वो यूज हुआ है मेमोरी से एड्रेस उठाने के लिए, जबकि मूव जो यूज हुआ है ना, वो मूव यूज हुआ है रजिस्टर टू रजिस्टर मूव करने के लिए डाटा। ये NVIC वाला, ये वाला। हाँ, ये जो मूव यूज हुआ है, देखो NVIC रजिस्टर है ना मेरे ख्याल से। नहीं, ये नहीं है रजिस्टर। ये मेरे पास स्पेशली लिखा हुआ है कि जो कांस्टेंट्स हम डिक्लेयर करते हैं रजिस्टर के अंदर नहीं होते, मेमोरी में होते हैं। रजिस्टर के लिए तो R1 R0 ऐसी वैल्यू यूज करते हैं, ये मेमोरी लोकेशन होंगी। मेमोरी लोकेशन को हमें सब लेबल दिया हुआ है NVIC IRQ0 इनेबल। तो फिर क्यों यूज किया है? जिंदगी में दिमाग को खिल रहा है यार। अगर तो यहाँ पर अगर तो हम रजिस्टर की तरफ पॉइंट कर रहे होते ना, तो हम यहाँ लिखते हैं NVIC RQ सेट एन और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 0 या 1 1 2 3, मतलब 16 होते हैं ना यहाँ पास।
सेट एंड और इनेबल रजिस्टर्स। यहाँ पे 0 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब हम सिर्फ उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, किसको, जो हमारे पास सिंपल वो होते हैं ना कांस्टेंट्स को इनिशियलाइज करवाने इसके अंदर। अगर 0 या 1 लिखी होती है इसका मतलब हम रजिस्टर की तरफ पॉइंट कर रहे होते। चलो सही, आगे बढ़ो, छोड़ो उसको, नाटको नहीं यार, पटक जाएंगे फिर देखिए। क्या, हाँ ये बताएं क्या मैथमेटिक्स है, मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शंस। ये अगेन यहाँ पे लिखा है कि M23 में अनअलाइंड एक्सेस अलाउड नहीं है। M33 हमें अलाउ करता है कि हम उसकी अलाइनमेंट चेंज करें। M23 में एक तो ऑप्शन भी नहीं था अलाइनमेंट चेंज करने का, और अनलाइन करेंगे तो फिर बस हार्ड फॉल्ट एक्सेप्शन आ जाएगी। अच्छा, मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन में LDR आ जाती है एक। LDR क्या करेगी, इन दो रजिस्टर्स को ऐड करेगी, बेस और ऑफसेट का रिलेशन इनका, उससे एड्रेस बनाएगी और वहां से मेमोरी लोकेशन से लोड कर लेके आके डेटा R1 के अंदर स्टोर कर देंगे। RT is equal to memory of RN RM। बेस लाइन में ये सब लो रजिस्टर्स होने चाहिए। LDR SH, S बताते हैं साइन एक्सटेंड और H मतलब हाफ वर्ड, तो इस लोकेशन से हम हाफ वर्ड रीड करेंगे, फुल वर्ड नहीं, और RT में स्टोर करेंगे और उस हाफ वर्ड को साइन एक्सटेंड कर देंगे। और ये सेम इसी में एक ही में बड़ा मसला होता है, कभी ये जो सेकंड ऑफसेट जो है कभी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा होता है, कभी नहीं हो रहा होता, मतलब 4 का भी मल्टीपल होता है, कभी नहीं हो रहा होता, ये समझ नहीं आ रहा, कभी डायरेक्ट प्लस हो जाता है। हाँ बताता हूँ उस पर। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नहीं होता मल्टीप्लाई, इमीडिएट जब होता है, जैसे यहाँ पे इमीडिएट वैल्यूज हैं तब मल्टीप्लाई होता है, तब शिफ्टिंग या इमीडिएट या मल्टीप्लिकेशन होती है, इनमें नहीं होती। अच्छा, लिस्ट ने जो दिया हुआ था उसके अंदर ही मेरे ख्याल से इमीडिएट दिया हुआ था, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। जब वर्ड को एक्सेस कर रहे होते हैं ना तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, लेकिन जब हम जब हाफ वर्ड को एक्सेस करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और जब बाइट को एक्सेस करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। इसके अंदर वही है ना कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये है इसके अंदर। अगर 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो उसके अंदर वर्ड एक्सेस होगा तुम्हारा, अलाइंड एक्सेस होगा, और अगर अनअलाइंड एक्सेस के अंदर तुम्हारे पास 2 एक्सेस बनते हैं, हाफ वर्ड और बाइट का एक्सेस बनता है, तो बाइट के अंदर हाफ वर्ड के अंदर तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे बाइट के अंदर। ऐसा मैंने मिससे पूछा था, मिसने ये बोला था। चलो सही है। हाँ, मैं मिड का देखा, मिड के अंदर बाइट वाला होगा जब भी मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, क्योंकि जो ये ऑफसेट है, अच्छा ये LDR H लिखा हुआ है तो मतलब हाफ वर्ड्स के हिसाब से ऑफसेट बताएगा। LDR B लिखा है तो मतलब बाइट्स के हिसाब से ऑफसेट देगा। अब ऑफसेट जिस भी टर्म्स में लिखा हो हमें बाइट्स में चाहिए, क्योंकि हम बाइट के हिसाब से लोकेशन एक्सेस करते हैं ना। तो LDR से चले देखते हैं, LDR तो वर्ड है, तो ये इसमें जो ऑफसेट होगा ये वर्ड के हिसाब से होगा। तो अगर लेट्स से इसके अंदर लिखे हुए वैल्यू 3 लिखी है तो हम कह रहे हैं RN में 3 वर्ड्स आगे जाओ। अब 3 वर्ड्स आगे जाने का मतलब है कितने बाइट्स आगे जाना, 3 × 4 या 12 बाइट्स आगे जाना, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। कैलकुलेटर में अगर हमें करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, डायरेक्ट हो जाएगा पूरा। हाँ हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एरर भी देता है ये। यार चलो मैं छोटी कर दूंगा। अगर एड्रेस आपका वो मतलब वो ये सैचुरेशन बिट के अंदर नहीं आ रहा होगा, सैचुरेट नहीं हो पा रहा होगा, तो वो मैथ एरर दे देगा। वैसे 2 से जैसे चलो छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे LDR H में हाफ वर्ड आ रहा है उठ के मेमोरी से, जो ना हाफ वर्ड उठा के ला रहे हैं, तो बाकी जो हमारे पास बचेगी जगह उसके अंदर क्या आएगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो वो डिपेंड करेगा। अगर साइन एक्सटेंडेड है तो साइन एक्सटेंड करा देंगे, अगर साइन एक्सटेंडेड नहीं तो आगे 0 0 0 आ देंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं आएगा उसके अंदर। सही है। हाँ, LDR H जो है ना बेसिकली लोअर हाफ में लेके आएगा। अगर LDR SH होगा तो फिर वो MSB में साइन एक्सटेंड करेगा, और अगर SH नहीं है मतलब नॉर्मल है तो फिर जीरोस डाल देगा। जीरोस डालेगा या फिर छोड़ देगा वैसे ही जैसे ही है? क्या करेगा? जीरोस डालेगा, मिस्टेक भी डालेगा। सही है। और LDR B क्या करेगा, लोएस्ट बाइट में रखेगा वैल्यू, और ये SB नहीं है तो मतलब साइन एक्सटेंड नहीं है तो जीरोस डालेगा बाकी में, और इसमें इमीडिएट वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि बाइट्स में ही गिवन होगी। सही है। ये लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ मल्टीप्लाई बाय 2।
अच्छा ये रेंजेस हैं, ये देख लेने का समझ आ जाएगा। यानी अगर इमीडिएट डेटा जनरेशन, अच्छा इमीडिएट डेटा जनरेशन में एक मसला है कि हम कोई कुछ पूछ रहा है क्या एक क्वेश्चन है, वो स्लाइड ऊपर करना बोलो। वापस। मतलब अगर यहाँ पे हम LDR H कर रहे होते हैं और इमीडिएट वैल्यू हमें 3 गिवन होती, तो हम 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 करा के फिर ऐड करते। और अगर इस तरह अगर सिंपल LDR में यहाँ हैशटैग की जगह 3 लिखा हुआ होता तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 6 कर देते उसको। मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। यानी अगर 3 लिखा होता तो हम इसके अंदर जो है वो 12 ऐड करते आ रहे हैं इनके अंदर। हाँ यहाँ पे 12 ऐड करते हैं और यहाँ 2 की 6। पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे। अगर Power देखो बस ये जो लेस देन का साइन है, इससे आगे अगर 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 2 की पावर 1। इससे आगे अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 की पावर 2। आगे 3 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 3। तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई कराते हैं। और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 तो मतलब 1 ही होता है। ये बस वर्ड में हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करा दें। वर्ड में 4 से, हाँ हाँ सही है। हाँ वर्ड में 2 से। इमीडिएट डेटा का मैं ये बोल रहा था जनरेशन के लिए कि 32 बिट डेटा या वर्ड साइज का डेटा हम लोड नहीं कर सकते या मूव नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंस्ट्रक्शन की जो हमारी साइज है वो खुद ही 32 बिट्स है, तो उसके अंदर हम 32 बिट इमीडिएट वैल्यू डालेंगे कहाँ? तो इसलिए हम या फिर 8 बिट्स या फिर 16 बिट्स लोड कर सकते हैं। अब 32 बिट लोड करने का भी तरीका है, उसके लिए कोई सूडो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, वो आगे देखेंगे। अभी के लिए ये कि 8 बिट्स, 8 बिट में एक मूव एस है जो कि इमीडिएट वैल्यू 8 बिट्स की ले सकती है, 0 to 255। और अगर 16 बिट हमें लोड करनी है तो फिर मूव डब्ल्यू मतलब मूव वाइड यूज करेंगे। उसके अंदर हम आरडी के अंदर 16 बिट वैल्यू लोड कर सकते हैं। और लोअर सेकंड हाफ में मतलब लोड होगा, जैसे उसका पहले देख रहे थे एलडीआर में एलएसबीज में लोड होंगे और एमएसबीज में 0 स्टोर होंगे। और अगर हमें एमएसबी में स्टोर करना है लेफ्ट सेकंड हाफ में, तो उसके लिए मूव टी यूज होगा, मतलब मूव टॉप। तो मतलब लेफ्ट साइड पे या फिर एमएसबीज में हाफ वर्ड ये स्टोर होगा जो भी इमीडिएट वैल्यू होगी। अच्छा सर, एक बात मुझे कंफर्म करो कि इसके अंदर हमारे पास, मैंने ये सुना है कि ये जो मूव है इसके अंदर आगे की जो रिमेनिंग वो होती है बिट्स, आगे की रिमेनिंग होती है वो मतलब अनचेंज रहती हैं। और मूव टी के अंदर जो सेकंड हाफ होता है उसके अंदर तो हम कर देते हैं मूव, लेकिन रिमेनिंग जो होती है जो स्टार्टिंग 16 बिट्स होती हैं उनको हम ऐसे ही रहने देते हैं जैसी वो पहली होती है। ऐसा है ना? अच्छा, इसमें मूव टी की बात है या फिर मूव डब्ल्यू में भी यही है कि लेफ्ट पार्ट को छोड़ देते हैं? नहीं, मूव डब्ल्यू में तो ये था कि आगे 0 0 0 कर देंगे। मूव टी के में मैंने ये देखा था कि वो आगे ऐसे ही रहने देता है। हाँ, और इसका सेंस बनता है। देखो अगर हमें लेट से 32 बिट वैल्यू कोई लोड करनी है तो उसको हम 2 इंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, पहले लोअर हाफ लोड करें और फिर अपर हाफ को लोड करें। तो अगर हम लोअर हाफ को लोड कर लेंगे उसके बाद अपर हाफ को लोड करेंगे तो हम ये नहीं चाहेंगे कि लोअर हाफ ओवरराइड हो जाए 0 से। मेरे पास तो ये ऐसे लिखा हुआ हाफ भी है, करके मेरे पास लिखा हुआ भी है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट पे लोड होगा, बाकी रिमेनिंग अनचेंज रहेंगी। सही है सर। लेकिन मूव डब्ल्यू में ये चीज नहीं है ना कि एमएसबी को 0 नहीं करेंगे और 0 करेंगे मतलब। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ मेरे पास। नहीं वहाँ भी अनचेंज रहेगा आगे का। नहीं वहां नहीं रहेगा, वहां नहीं रहेगा, मैंने देखा था वहां नहीं रहेगा। वहाँ यार रहेगा, रुको मैं चेक कर। यहाँ भी देख लीजिए। लास्ट पेजेस के अंदर तो ये लिखा हुआ है बस कि इमीडिएट वैल्यू लोअर हाफ आर्ट में डाल दो और मुफ्ती के अंदर अपर हाफ आर्ट में डाल दो। इसका मतलब है कि बाकी अनचेंज ही रहेगा ना। ये अपना मिस जरीन की है 3 to 7 वाली स्लाइड, लास्ट पेज। जरीन की स्लाइड्स कहाँ से हैं इस टॉपिक की? स्लाइड की वो पीडीएफ है ना भैया ड्राइव में। पता नहीं क्या। हाँ बताओ लिखा क्या है? लिखा है कि मूव इमीडिएट वैल्यू टू लोअर हाफ आर्ट ऑफ R2 बस। तो इसका मतलब कोई मतलब 0 0 कुछ ऐड नहीं होगा, वैल्यू अनचेंज ही रहेगी। यहाँ पे MOVW मिल नहीं रहा।
बाद में देख लेंगे ना, एक थोड़ी चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो हाँ सही है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी स्पेशली लिखा हुआ है कि 16 बिट अनचेंज रहेगा मूव टी में LSB, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया। हाँ वहाँ पे ही वो है। इतनी स्पेसिफिक चीज मुश्किल है। SP रिलेटिव लोड स्टोर स्टैक पॉइंटर। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है चीज थी कि एक तो LDR के साथ यूज हो सकता है, मतलब अगर स्टैक पॉइंटर को बेस एड्रेस यूज कर रहे हैं किसी ऑफसेट के साथ तो LDR के साथ यूज होगा, क्योंकि स्टैक पॉइंटर को हमेशा स्टैक पॉइंटर को हमें रखना होता है वर्ड अलाइन, लेकिन उस जरूरी नहीं RT को रखना। स्टैक पॉइंटर थोड़ा ये SP और वो भी वर्ड अलाइन होता है, हाफ वर्ड नहीं होता, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर इसने बोला था कि LDR के साथ से यूज कर सकते हैं इसको। और इसमें ऑफसेट अगेन वही मल्टीप्लाई बाय 4 होगा क्योंकि LDR है। प्री इंडेक्सिंग एंड पोस्ट इंडेक्सिंग यार इसका ऑटो रीजन इंडेक्सिंग मेरे पास जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि इसके साथ LDR कंपलसरी इसलिए है क्योंकि जो आपका स्टैक होता है ना, वो स्टैक वर्ड एड्रेसेबल होता है। वो स्टैक पॉइंटर नहीं, स्टैक जो होता है वो स्टैक वर्ड एड्रेसेबल होता है, वर्ड एड्रेसेबल, यानी स्टैक से आप वर्ड उठा सकते हो और वर्ड डाल सकते हो पूरा। तो इसलिए जो है ना आपको इसको जो है ना LDR यूज करना है इधर आपको, क्योंकि आप लोड रजिस्टर पूरा वर्ड उठाओगे ना उससे स्टैक से, तो इसलिए वर्ड अलाइन है, तो इसलिए आपको LDR यूज करना है यहाँ पे। वो हाफ वर्ड अलाइन क्या था? PC था ना? हाँ PC था। स्टैक पॉइंटर वर्ड अलाइन होता है, सही सही है। अच्छा, ऑटो इंडेक्सिंग के मोड देखते हैं, प्री इंडेक्सिंग और पोस्ट इंडेक्सिंग। ये काम कहाँ आते हैं? लूप्स वगैरह में या एरेज के लिए काम आते हैं कि हमें क्यों एरेज में या फिर लूप्स में अक्सर ये होता है कि कंसेक्यूटिव लोकेशन से रीडिंग या राइटिंग करनी होती है, तो उसमें ये काइंड ऑफ शॉर्ट इंस्ट्रक्शन है जो हमें हेल्प करती है। प्री इंडेक्सिंग में क्या होता है कि बेस एड्रेस, हाँ, हम लोड करते हैं बेस एड्रेस में ऑफसेट ऐड करके, और फिर जो हमारा बेस एड्रेस है उसके अंदर हम इमीडिएट वैल्यू ऑफसेट वैल्यू को ऐड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। मतलब इस यहाँ पे होगा LDR RT RN और ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक्स्ट्रा है प्री इंडेक्सिंग ये। तो RT के अंदर हम ये इन दोनों को ऐड करके लोड कर देंगे मेमोरी लोकेशन से, और उसके बाद नेक्स्ट ये भी करेंगे एडिशनली कि हम RN को अपडेट कर देंगे RN प्लस इमीडिएट वैल्यू से। नॉर्मली हम इसको ये नहीं करते कि अपडेट नहीं करते। एग्जाम्पल ये है कि 8 में R1 में 8 ऐड करके R0 में लोड करेंगे और फिर R1 के अंदर 8 ऐड करेंगे। पोस्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम जो ऑफसेट ऐड करके लोड नहीं करते हैं, नॉर्मली लोड करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम ऑफसेट को रजिस्टर के अंदर ऐड कर देते हैं। और उसका सिंटेक्स ये है कि ब्रैकेट के बाद एक्स्ट्रा हम ये ऑफसेट देते हैं पोस्ट इंडेक्सिंग में। उसका सूडो कोड ये लिखा है कि मेमोरी से RN से लोड करके RD में ले आओ, फिर RN प्लस ऑफसेट RN में ऐड करो। साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, हाँ, प्री इंडेक्सिंग पोस्ट इंडेक्सिंग में कोई शिफ्टिंग नहीं होती। ज्योमेट्रिक वैल्यू है ना, मल्टीप्लिकेशन शिफ्टिंग नहीं होती, भले LDR हो तो इसको मल्टीप्लाई 4 नहीं करेंगे, ये अलग चीज है। ऑप्शनल शिफ्ट इन रजिस्टर ऑफसेट, इसको बैरल शिफ्टर का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि हम एक बेस रजिस्टर और एक ऑफसेट रजिस्टर देते हैं ना लोड में नॉर्मली, उसके अलावा हम ऑप्शनली एक कोई शिफ्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे LSL और कोई वैल्यू। इसमें इससे क्या होगा कि हम RM की वैल्यू को शिफ्ट करके और फिर RN में ऐड करेंगे। यहाँ पे जो N0 बाइट, अच्छा N अगर 0 हो मतलब हम लेफ्ट शिफ्ट बाय 0 कर रहे हैं, शिफ्टिंग नहीं कर रहे, तो मतलब हम बाइट, ये ऑफसेट जो है इन टर्म्स ऑफ बाइट है। और अगर 1 है तो मतलब ऑफसेट इन टर्म्स ऑफ वर्ड हाफ वर्ड है, और 2 है तो मतलब ऑफसेट इन टर्म्स ऑफ वर्ड है। वही बात होगी। हेलो यार, ये जो भी तुमने बताया था प्री इंडेक्सिंग और पोस्ट इंडेक्सिंग में हम जो है ना वो जो ऑफसेट होता है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये रिपीट करने के बाद क्यों मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हम? क्यों का नहीं पता, बस ये मैं बोल रहा करते हैं, ये मुझे पता है। चलो ठीक है, तो याद करने की चीज है। अच्छा, LDR से खत्म होते होते LDR T क्या है? LDR T नहीं पता मुझे, अब अजीब चीज है, गूगल करने से भी समझ नहीं आ रहा था। चलो सही है, मेरे ख्याल से ना बस कोई प्रिविलेज अनप्रिविलेज एक्सेस होते हैं, लेकिन होता काम वही है। हाँ शायद। Reads 32 bit word at unprivileged level। अब पता नहीं क्या है, शायद ये हुआ कि फिर ये प्रिविलेज के लिए
सिर्फ अलाउड है या अनप्रिविलेज के लिए नहीं है। हाँ ऐसा कुछ है भाई, यही लिखा हुआ है। लेकिन भाई बात तो काम वही तो वही है, काम वही है। बस ये कि डायरेक्ट एड हो रहा है इसके अंदर इमीडिएट, ये ध्यान में रखना है। फ्लेक्सिबल सेकंड ऑपरेंड। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस के साथ हम ऑप्शनली एक कोई सेकंड ऑपरेंड दे सकते हैं। एक तो टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंड यही था जो हमने ऊपर देखा, क्या हाँ ये रहा शिफ्टिंग, और ये अभी आगे भी देखेंगे शिफ्टिंग का। उसके अलावा एक ऑप्शन है कांस्टेंट देने का। अच्छा, एक कांस्टेंट पहले बताना है कांस्टेंट का यूज क्या है। हमने पहले देखा ना कि हम 32 बिट वैल्यू डायरेक्टली इमीडिएट वैल्यू लोड नहीं कर सकते। अगर वो 32 बिट वैल्यू किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो, जैसे ये पैटर्न है एक्स वाई हो और सब जीरोज हो, ये ऑप्शनली वो शिफ्टेड, जैसे एक्स वाई यहाँ पे हो या फिर एक्स वाई यहाँ पे हो, एक्स वाई यहाँ पे, वैसे ऐसा पैटर्न हो, या फिर 00 एक्स वाई 00 एक्स वाई, या फिर एक्स वाई 00 या फिर एक्स वाई एक्स वाई, मतलब सिमेट्रिकल किस्म का पैटर्न जो बन रहा है, ऐसे इन पैटर्न से कोई पैटर्न हो हमारे वैल्यू का, तो हम उसको डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। तो ये वो कैसे करते हैं लोड एग्जैक्टली वो नहीं बताया वैसे, लेकिन ये एक तरीका है डायरेक्ट लोड करने का। तो ये फ्लेक्सिबल सेकंड ऑपरेंड का एक टाइप है। दूसरी टाइप है रजिस्टर विद ऑप्शनल शिफ्ट। रजिस्टर को शिफ्ट करके और फिर हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल ये है कि पहले मूव को देखते हैं। मूव में RD RM और ASRN, मतलब RM को पहले हम शिफ्ट करेंगे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, और फिर हम RD में स्टोर करेंगे। तो ये ASR यहाँ पे डिफाइन हो गए। इसी तरह ये इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है और ये शिफ्टिंग के एग्जांपल है। ASR एक एग्जांपल है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, एक LSR है लॉजिकल शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, और ROR मतलब होता है रोटेट राइट, और RRX मतलब रोटेट राइट एक्सटेंडेड। सबको देखो ASR क्या करता है। शिफ्ट राइट तो सिंपल है कि मतलब एक एक वैल्यू वहां पे शिफ्ट करो, और n बताएगा कितनी दफा शिफ्ट करने हैं। अरिथमेटिक का मतलब है कि हम साइन को रिटेन करें, साइन वही रखें, और साइन सेम रखने का तरीका ये होता है कि हम MSB को वही कॉपी कर लें। इसके ऑपोजिट अगर LSR कर रहे हो लॉजिकल शिफ्ट राइट, उसमें हम ना MSB कॉपी नहीं करेंगे बल्कि MSB की जगह 0 देंगे। तो शिफ्ट राइट करेंगे और फिर MSB की जगह पे 0। और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट में क्या हुआ कि शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और राइट साइड से 0 ऐड कर देंगे। ROR रोटेट राइट, रोटेट राइट में क्या हुआ कि हम समझो इसको सर्कुलर क्यू की तरह यूज कर रहे हैं, सर्कुलर एरे की तरह। ये जो LSB होगा उसको घुमा के हम MSB में जाएंगे और बाकी सब वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे, और इसमें n जो है स्पेसिफाई। और RRX जो है रोटेट राइट एक्सटेंडेड, ये रोटेट राइट एक्सटेंडेड कैरी फ्लैग यूज कर रहा होगा। बेसिकली इसमें ये है कि रजिस्टर 32 बिट्स का साइज होता है, और कैरी फ्लैग को साथ यूज करेंगे तो 33 बिट वैल्यू होगी। तो हम इनडायरेक्टली 33 बिट वैल्यू को रोटेट कर रहे होंगे। तो ये कैरी बिट होगी वो MSB में जाएगी, LSB कैरी बिट में जाएगा, और बाकी सब वैल्यू जैसे राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। ये रोटेट। अच्छा, इनके साथ S जो है ऑप्शनल है, तो S अगर यूज हो रहा होगा तो फिर जो शिफ्ट होके एक वैल्यू से ड्रॉप हो रही होगी तो वो कैरी बिट में चली जाएगी। जैसे ASR में ये वाली LSB कैरी में चल जाएगा, और S अगर फ्लैग यूज नहीं होगा तो फिर कैरी में जाएगा। रोटेट अच्छा RRX में तो ऑब्वियसली कैरी फ्लैग जरूर यूज हो ही रहा होगा, और रोटेट राइट में अगर कैरी फ्लैग यूज हो रहा होगा तो फिर जो LSB है वो MSB में जाने के साथ साथ कैरी में भी जा रही होगी। हाँ सोएब, हाँ, ये तुमने ASR का बताया ना, इसमें जो हमें SB लेनी है वो ओरिजिनल नंबर की लेंगे शिफ्ट करने के बाद? ओरिजिनल का ही, मतलब ओरिजिनल में अगर समझो यहाँ 1 है तो फिर ये 1 ही रहेगा फाइनल नंबर के अंदर। अच्छा ठीक। लिटरल डेटा रीड। अच्छा, यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि कैसे हम 32 बिट वैल्यू लोड कर सकते हैं। इसके लिए ये कर सकते हैं R0 और ये इक्वल्स टू करके ये वैल्यू 32 बिट वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली LDR की तरह यूज नहीं होगी, इसको प्रोसेसर इन दो इंस्ट्रक्शंस में चेंज कर देगा। तो वो क्या होंगी कि सबसे पहले LDR PC ऑफसेट। अच्छा, सबसे पहले तो ये वैल्यू है उसको वो ना प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर देगा, कोड के अंदर कहीं, और वो DCD के थ्रू करेगा। तो DCD क्या करता है कि मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, तो DCD इंस्ट्रक्शन लिंक बन जाएगी। और दूसरा काम क्या करेगा कि वो PC प्लस ऑफसेट, ये PC प्लस ऑफसेट ऐसे डिसाइड करेगा कि करंट PC से इस DCD पे पहुंच जाए। ये जो DCD इंस्ट्रक्शन होगी ऑब्वियसली कोड के अंदर ही होगी ना, तो PC से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं PC में कुछ ऑफसेट ऐड करके। तो और ये अच्छा, ये प्लस इसमें ये एड्रेस वाला लिखा है, तो क्या करेगा कि PC प्लस ऑफसेट करेगा, इस इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन से जो वैल्यू उसमें जो स्टोर हुई है
वो R0 में लोड जाएगी। असेंबलर खुद जो है वो ये वैल्यू कैलकुलेट करके ऑफसेट और पीसी के यहाँ पे डालेगा। यानी और कि रोटेट कैट एक्सटेंडेड में सिर्फ कैरी में कैरी में जाएगा ना लाजमी। हाँ हाँ, क्योंकि कैरी के साथ यूज करेंगे, कैरी के अंदर एलएसबी होगा, कैरी से हम यहाँ पे एमएसबी लेंगे। सही है सही। अच्छा, कैरी मतलब जो ये कैरी। जो चीज है डीसीडी करके जो चीज है, ये जो प्रोग्राम कंपाइलर ऐड कर रहा होगा या असेंबलर ऐड कर रहा होगा, इसको लिटरल डेटा पूल कहते हैं। लिटरल मतलब लिटरल वैल्यूज, और डेटा पूल मतलब डेटा का पूल है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो प्रोग्राम हमारा जो होगा असेंबलर है वो अक्सर तो ऐसे लोड इंस्ट्रक्शंस को लिटरल डेटा पूल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पूरे कोड के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है नॉर्मल, प्लस कुछ क्या कहते हैं लिटरल डेटा पूल्स होते हैं। आगे gets converted into memory transfer instruction and literal data items stored in program's image. So multiple load store. अब मल्टीपल अगर हमें कंसेक्यूटिव लोकेशन से रजिस्टर्स लोड करने हो तो ये इंस्ट्रक्शन के लिए एक एलडीएम है लोड मल्टीपल आरएन और रजिस्टर लिस्ट देंगे। ये क्या करेंगे, रजिस्टर लिस्ट के अंदर क्या दे सकते हैं हम, ऐसे सम की वैल्यू दे सकते हैं R0 R4 to R7 LR। इन सब रजिस्टर्स के अंदर आरएन से स्टार्टिंग लोकेशन से लोड करना स्टार्ट करेगा। आरएन यहाँ पे लोड यहाँ पे, और हमने इमेजिन करो कि तीन रजिस्टर लिए हैं, तो 3 वर्ड्स उठा के पहला वर्ड उठाएगा पहले रजिस्टर के अंदर, दूसरा वर्ड उठाएगा दूसरे रजिस्टर के अंदर, और तीसरा तीसरे रजिस्टर में। ये लोडिंग का है। इसी तरह एसटीएम स्टोर मल्टीपल है। अच्छा, आइए और टीपी इसका प्लेटफॉर्म बिल्ड। इसकी मैं एक क्विक फीचर से समझा दो, अच्छा आप बताएगा। हाँ, यहाँ पे समझ आ गया सर। अच्छा, एलडीएमआई क्या कर रहा होगा, लोड मल्टीपल कर रहा होगा, लेकिन हाँ, जो आरएन जो बेस रजिस्टर है उसको वो हर लोडिंग के बाद इंक्रीमेंट करेगा। नॉर्मल एलडीएम क्या करेगा, कहाँ गया रहा, आरएम का ये रजिस्टर लीजिए। नॉर्मल एलडीएम क्या करेगा, लोड कर देगा, लेकिन उसके बाद आरएम वहीं पे पॉइंट कर रहा होगा। एलडीएम आईए क्या करेगा, इंक्रीमेंट आफ्टर है ना, तो हर लोड के बाद वो उसको इंक्रीमेंट करेगा, और एंड में होगा कि आखिरी वर्ड के बाद वो आरएन पहुंच जाएगा वहां पे, आखिरी वर्ड के बाद वाली पोजीशन। इसी तरह एसटीएम डीबी डिक्रीज बिफोर मतलब कि वो हर रीड से पहले वो डिक्रीज कर रहा होगा वैल्यू को। एसटीएम डीबी रीड राइट करने से पहले। सो से मेरे पे खोला आ जाएगा समझ, सूर्य नेट से भेजिए। हेलो, हाँ जुएब आवाज आ आवाज आ रही रही है। है। अच्छा पहले नहीं आ रही। हाँ, कुछ बोल रहे थे तुम मोहन। मैं बोला था मेरी क्विक खोलो तो आ जाएगा समझ में। ये 4 टाइप है उसकी। इसके अंदर ये भी बताया है कि पहले कौन सा रजिस्टर में जाएगा। अच्छा उल्टा सीन है, डीबी में पहले हाई रजिस्टर जाएगा, और आईए में आई वाले इसके अंदर पहले लो रजिस्टर में जाएगा, पहले लो रजिस्टर जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ आ रहा है।
हाँ क्या है, समझाओ क्या है इसमें? देखो इसके अंदर ये हो रहा है कि जब भी आपका इंक्रीमेंट आफ्टर होगा ना, इंक्रीमेंट आफ्टर का मतलब ये है कि आप जो बेस एड्रेस दिए हुए सबसे पहले उस पर लोड करोगे, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट करोगे। तो यहाँ पर देखो अगर जैसे आर नोड R1 R5 है तो सबसे पहले आपका R9 में आर नोड लोड हो रहा है, फिर R1 लोड हो रहा है, फिर R5 लोड हो रहा है। उसके बाद जाके मतलब पहले लोड होगा फिर इंक्रीमेंट होगा एड्रेस, पहले लोड होगा फिर इंक्रीमेंट एड्रेस होगा। अच्छा अब इंक्रीमेंट स्टोर है ना, स्टोर, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ स्टोर है ना, तो मतलब वही स्टोर की स्टोर है, कुछ भी स्टोर में क्या हो रहा होगा इसके कुछ याद करने दो। R9 के एड्रेस पे R0 से वैल्यू उठाएगा और फिर ये रखेगा, फिर R1 सही। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, R9 यहाँ पे स्टार पॉइंट कर रहा था, और इंक्रीमेंट आफ्टर है। इंक्रीमेंट आफ्टर मतलब कि पहले स्टोर करेगा फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे, सही है। तो R0 स्टोर किया, फिर इंक्रीमेंट 1 किया, उसके बाद R1 स्टोर किया, फिर इंक्रीमेंट किया, और फिर इंक्रीमेंट किया तो फिर यहाँ पे फाइनल सही है। DB को देखते हैं, DBS में ना डिक्रीज बिफोर। R9 पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो डिक्रीज बिफोर है तो मतलब R0 स्टोर करने से पहले डिक्रीज करेगा, है? लेकिन ये तो R0 पहले R5 होगा। डिक्रीमेंट बिफोर में ये सीन है कि पहले हाई रजिस्टर में जाएगा, पहले हाई रजिस्टर वाली वैल्यू जाएगी। नहीं, ये तो हर जगह होगा, वो याद है बात कि स्टोर करते हुए हमेशा 2 रजिस्टर पहले होता है। इधर भी वो चीज फॉलो होती है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से हम माइनस करेंगे ना, तो हो सकता है हमारे पास वो लॉजिक है ना कि लोअर एड्रेस पे जो है ना लोअर रजिस्टर आता है, तो वही लॉजिक लगी है शायद हमेशा। हाँ यहाँ पर अबव हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रो हो रहा है। नहीं तो वही तो लोअर एड्रेस पे लोअर ही आया ना, 1000 पे देखो R0 आया है। हाँ 1000 पे। हाँ तो मतलब वही लॉजिक है, लॉजिक वही है मेरे ख्याल से, स्टोर करते हुए लॉजिक वही अप्लाई तो स्टोर करते हुए रजिस्टर्स तो ऐसे जाएंगे। तो अब ये जो STMDB या IE ये बताएगा कि कहाँ पे स्टोर होंगे वो एड्रेसेस वगैरह, सही है। R9 को पहले डिक्रीज कर रहे हैं, फिर R5 स्टोर कर रहे हैं, फिर डिक्रीज कर रहे हैं, फिर R1, फिर डिक्रीज करके R0। अच्छा तो लोड में क्या हो रहा होगा फिर? लोड में जो भी हमें ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से लोड नहीं होगा, वो देखेगा कि स्मॉलेस्ट एड्रेस से उठा के स्मॉलेस्ट रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा, ऐसे होगा। और डिक्रीमेंट आफ्टर में क्या होगा? पहले लोड करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा, नहीं पहले स्टोर कर रहा है, पहले R5 स्टोर किया, फिर डिक्रीमेंट किया, फिर R1 स्टोर किया, सही है। और इंक्रीमेंट बिफोर मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, फिर R0 स्टोर करो, फिर इंक्रीमेंट, सही है। ये क्लियर है सबको? रोहन भाई ये लोड वाला भी भेज दो यार इसी तरह। यार लोड वाला नहीं था, अब लोड में यही होगा ना, सेम उल्टा होगा क्या? ये तो भेज दो, ग्रुप पे भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। बस सही है भाई ये बता दो, लोड में सेम लॉजिक ही होगी ना, मतलब सोच के देखते हैं। सब समझो कि ऐसे वैल्यूज पड़ी हुई हैं और STMIE हमने किया हुआ है और ये रजिस्टर्स हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले लोड करेगा इंक्रीमेंट आफ्टर, हाँ मेरे ख्याल से मेरा होगा, पहले यहाँ से लोड करेगा, वैल्यू जो भी पड़ी होगी वो R0 के अंदर रख देगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा उसको। हाँ मतलब बस याद रखो, इंक्रीमेंट वाली कंडीशन में आपको लो रजिस्टर से लेके चलना है और डिक्रीमेंट वाली कंडीशन में आपको हाई रजिस्टर। लो हाई से क्यों सोच रहे हो? लो हाई तो ऑर्डर तो वही होगा ना, स्मॉलेस्ट एड्रेस से स्मॉलेस्ट रजिस्टर के अंदर जाएंगे। बाकी इंक्रीमेंट आफ्टर वगैरह की लॉजिक देखो। इंक्रीमेंट आफ्टर मतलब बाद में इंक्रीमेंट करो, पहले एक काम करो, यहाँ पे स्टोर कराओगे तो पहले स्टोर करो फिर इंक्रीमेंट करो, लोड होगा पहले लोड करो फिर इंक्रीमेंट करो एड्रेस को। इसी तरह DB है मतलब डिक्रीज बिफोर, तो जो भी वैल्यू है एड्रेस की उसको पहले डिक्रीज करो, डिक्रीज बिफोर देन स्टोर, या डिक्रीज बिफोर देन लोड। बेहतर याद है। सही। बाकी रजिस्टर की ऑर्डरिंग तो नॉर्मली यूज होगी कि स्मॉल एड्रेस पे स्मॉल रजिस्टर। अच्छा इसमें ये एग्जांपल थी कि LDR करके पहले R8 के अंदर हमने ये लोड किया 1 2 3 ऐसे पता नहीं क्यों किया है। और फिर R8 से हमने LDMIA यूज करके कितने, ये 4 रजिस्टर और 5 लोड किए और LDMIA। हाँ अच्छा इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं है कि वर्ड बाइट वगैरह, अगर सब वर्ड्स ही लोड करेंगे तो अगर हम 5 वर्ड्स लोड कर रहे हैं तो 5 4 are 20 ऐड होना चाहिए R8 के अंदर और इंक्रीमेंट आउट करें। ये 19 क्यों हुआ है यार? इसमें +4 ही होगा क्योंकि मैंने ऐसे ही सोच किया, तो ये तो सही था मेरे वाला क्वेश्चन। ये 10 है, 19 नहीं है, ये 10 होगा। तो मेरे पास बल्कि 14 लिखा हुआ है 20 इन हेक्स। अच्छा हेक्स में 20 14 होता है। पहले मिस्टर 14 लिखवाया था, फिर मिस्टर 10 करवा दिया था इसको, क्योंकि हम 16 कर रहे हैं ना,
16 कर रहे हैं तो आपके पास उसको हेक्स में करेंगे तो 10 होता है 16। 16 डेसिमल में हेक्स में 10 है। हाँ हाँ तो उसको 10 ऐड कर दो 800 में 8010 हो गया। तो 16 क्यों कर रहे हैं? 5 है। 5 का है R0 R1 होता है, फिर बाद में इसलिए मैंने चेंज करवाया हो, पता नहीं। इसको करके देखते हैं। 0 0 0 में पहले एक ऐड करो 4 हो गया, फिर ऐड करो तो 8 हो गया, फिर सी हो गया, सी के बाद 16 होगा मेरे ख्याल से। और कैलकुलेटर से करता हूँ। F होगा ना F। हाँ 14 आ रहा है, आप 4 को 5 बार प्लस करोगे ना तो 14 आ रहा है हेक्स में। हाँ 14 20 होता है हेक्स में। 14 हाँ, मतलब मैंने कैलकुलेटर से किया तो 14 आ रहा है। हाँ सही है। अच्छा पुश पॉप, पुश पॉप का वही फॉलो होगा जो रूल हमने देखा कि स्मॉलर जो रजिस्टर है उसके अंदर स्मॉलर एड्रेसेस का जोड़े जाते हैं। तो पुश के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। तो जिस भी जगह पे हमें स्टोर करना होगा वो, अच्छा पुश और पॉप स्टैक पॉइंटर यूज करेंगे तो उसमें हमें बताने होगा एड्रेस क्या होगा, एड्रेस स्टैक पॉइंटर होगा। स्टैक पॉइंटर से स्टार्टिंग लोकेशन से स्टैक पॉइंटर लो लोकेशन होगा। अच्छा ये भूल गया, R0 पहले जाएगा फिर R4। मतलब स्टैक तो नीचे ग्रो होता है ना, हाँ स्टैक नीचे ग्रो होता है तो फिर समझो ऐसे ग्रो हो रहा होगा ना। तो पहले LR होगा, फिर R7 R7 से R4 फिर R0, क्योंकि R0 स्मॉल रजिस्टर है तो लोएस्ट एड्रेस पे जाएगा। इसी तरह जब पॉप कर रहे होंगे तो पॉप करते ऊपर है, तो पॉप करते हुए हम समझो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा पॉप करते हुए, तो सबसे पहले PC नहीं, सबसे पहले R0 में हम लोड करेंगे, फिर R4 फिर R5 6 7 और फिर PC। यार इस पूरे मतलब पुश पॉप वगैरह के सिनेरियो में हम जो है वो लिटिल इंडियन मशीन्स पे सपोजिशन पे काम कर रहे होते हैं ना। हाँ मैं वैसे पूरा पेपर ही हमें लिटिल इंडियन में करने डिजाइन ने कहा था। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऐड RD RM के अंदर क्या हुआ, RM के अंदर RD ऐड करके और वापस RD में स्टोर कर देगा, और ऐड S करके RM RN है तो फिर इन दोनों को ऐड करके इनमें रखेगा। अच्छा इसमें मेरे पास लिखा हुआ है ये दोनों ना हाई रजिस्टर्स हो सकते हैं और इनमें लो रजिस्टर यूज करना होगा हमें, क्योंकि इसमें कम रजिस्टर्स हैं तो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है साइज इंस्ट्रक्शन के लिए, और इसमें ज्यादा रजिस्टर हो रहा है तो फिर इंस्ट्रक्शन वैसे ही खुल रहेगी, इसलिए इसमें लो रजिस्टर यूज होंगे। इसमें इमीडिएट वैल्यू 3 बिट्स की है और इसमें 8 बिट्स की है। जो 3 बिट इसमें फर्क है यार ये इसमें एक है जीरो एक्सटेंड करवाया था। हाँ नहीं, लेकिन ये 3 है यहाँ पे 8 है, तो उसको फर्क इसलिए क्योंकि ये सोर्स और डेस्टिनेशन अलग है इसमें, और इसमें सोर्स और एक ही है, डेस्टिनेशन सोर्स एक RD RD और इसमें RD RN है, तो इसमें दो अलग अलग है, इसलिए स्मॉल साइज ऑफ इमीडिएट वैल्यू है और इसमें सेम है, तो फिर हमारे पास इमीडिएट वैल्यू की ज्यादा जगह है तो इसलिए इमीडिएट वैल्यू 8 बिट्स यूज है। अच्छा यार ये हाँ LDM में कंफ्यूजन हो रही है कि एक्सप्लेनेशन मार्क होगा जब भी हम अपडेट करेंगे ना R8 को, वरना नहीं करेंगे। हाँ तो यार एक्सक्लेमेशन मार्क का तो मतलब ये है ना कि जो जिस मतलब जो स्टार्टिंग हमारा वो होगा एड्रेस, वो उस लिस्ट के अंदर अगर तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब वो उस लिस्ट के अंदर नहीं होगा। नॉट हम लोग अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें, नहीं 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 यार वो हाँ वो होता है, नॉट होता है नॉर्मली प्रोग्रामिंग में। इसमें तो हमारे जो होता है प्री इंडेक्सिंग पोस्ट इंडेक्सिंग के लिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो STMDB है, तो फिर वो उसको बस डिक्रीमेंट कर रहा है हर राइट से पहले, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिक्रीमेंट भी कर रहा है और फिर आखिर में RN इज अपडेटेड टू द सब्सिक्वेंट एड्रेस, उसमें अपडेट नहीं होगा RN आखिर में। मतलब सब्सिक्वेंट एड्रेस मतलब मैं नहीं समझा, आखिर में वापस अपने पुराने एड्रेस पे अपडेट हो जाएगा। पुराने नहीं, इंक्रीमेंट करके बाद वो जो इमेज थी फाइनल एड्रेस पे। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वो अपने पुराने वाले मतलब जो नया एड्रेस होगा उसको रिटेन करेगा, अगर नहीं होगा रिटेन नहीं करेगा, वो पुराना वाला एड्रेस ही वो रिटेन कर रहा होगा। ठीक है ठीक पॉप देख लिया। ये 0 एक्सटेंड करेंगे इसमें इमीडिएट वैल्यू को, मतलब हाँ मतलब 0 ऐड कर देंगे बेसिकली MSB।
ऐड स्टैक पॉइंटर के साथ इमीडिएट वैल्यू 7 बिट्स की है, पता नहीं कितनी डिफरेंस इसमें है। एडीआर, अच्छा एडीआर है इसका नाम ऐड रिलेटिव कह सकते हैं या फिर एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है कि पीसी में, अच्छा ये लेबल जो होगा ऑफसेट की तरह यूज होगा, ये कैसे होगा? यार ये लेबल का इसने लिखवाया था, ये रजिस्टर भी हो सकता है और कोई इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा सही सही, तो उससे इमीडिएट वैल्यू 8 बिट्स की, अगर रजिस्टर होगा तो शायद उससे 8 बिट्स उठाएगा और उसको लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करके 0 एक्सटेंड करके आरडी में शो करेगा। नहीं रजिस्टर होगा तो eight- डायरेक्ट हाँ। रजिस्टर को डायरेक्ट ऐड करा देगा, लेकिन पीसी के अंदर हम जो है ना वो वर्ड बाय वर्ड चल रहे होते हैं, तो इसलिए हम जो है ना वो शिफ्ट मतलब लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे 2 से और 0 एक्सटेंड करा देंगे। उसका इसका इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन ये है, मतलब इसको ट्रांसलेट किया हुआ है ऐड नॉर्मल ऐड से। तो नॉर्मल ऐड में क्या करते हैं हम, अगर ये इंस्ट्रक्शन चाहते तो पीसी में इमीडिएट वैल्यू ऐड करते हैं और आरडी में स्टोर करते हैं। हाँ सही है। अच्छा ये वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूड है। ऐड सीएस मतलब कैरी के लिए ना, हाँ एडीसी मतलब कैरी फ्लैग को भी अपडेट करेंगे, नहीं कैरी फ्लैग यूज करेंगे सॉरी, आरडी आरएम ऐड करेंगे और प्लस कैरी ऐड करेंगे और फिर आरडी में स्टोर करेंगे। सब नॉर्मल है, अरे सब इसमें उल्टा है। नॉर्मल हमने शायद इसमें देखा था, सीओडी में था कि लेफ्ट वाले को इससे माइनस करते हैं, इसमें एक आरएन को आरएम में से माइनस करते हैं, आरएन माइनस आरएन। एसबीसीएस सब विद कैरी, अच्छा सी कैरी है लेकिन बोरो की तरह यूज होता है, आरडी माइनस आरएम माइनस बोरो, और बोरो जो होता है नॉट कैरी होता है, कैरी को इन्वर्ट करके हम यूज करेंगे, सही है ना? ये कंफर्म कर लो कि कैरी को इन्वर्ट करके करेंगे ना इसमें? हाँ कैरी को इन्वर्ट करेंगे। रिवर्स सब ये आरएसबी रिवर्स सब, तो आरएन माइनस ये करने के बजाय हम राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, 0 माइनस ये, और उसमें वहां से रजिस्टर भी दे सकते हैं। सीएमपी कंपेयर के लिए, अच्छा ये अक्सर हम उसके लिए यूज करते हैं कि एक सेट फ्लैग्स को चेंज करने के लिए, ये कहीं स्टोर नहीं करोगे वैल्यू, बस आरएन माइनस आरएम करेगी। इस तरह सीएमएन कंपेयर नेगेटिव, आरएम को नेगेटिव करके या फिर आरएन प्लस एम बेसिकली कर लोगे, मल्टीप्लाई अनसाइन डिवीजन और साइन डिवीजन सिंपल। ये देख चुके हैं शिफ्टिंग का काम। लॉजिकल में एंड और एक्सक्लूसिव और XOR है ये, और नेगेटिव इमीडिएट वैल्यू को नेगेटिव करके इन्वर्ट करके फिर हम और करेंगे। बिट क्लियर, अच्छा बिट क्लियर क्या होगा कि आरएम के अंदर हम कुछ बिट्स में हम 1 राइट करेंगे, हम उन पोजीशन पे 1 राइट करेंगे जो आरएन की वैल्यूज या आरएन की पोजीशंस को हम 0 कराना चाह रहे हैं, इसको एग्जांपल्स करके। अब 4 बिट वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं अभी, सही है? समझो ये हमारे पास वैल्यू है आरएन के अंदर, हम आरएन की ये वाली बिट और ये वाली बिट इन दोनों को क्लियर कराना चाह रहे हैं, मतलब इन दोनों को 0 कराना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, आरएम के अंदर स्टोर करेंगे 1, जिस पोजीशन पे क्लियर करना है ना उस पोजीशन पे हम लोग 1 राइट करा देंगे, और फिर ये इंस्ट्रक्शन जब रन करेंगे कौन सी बिट क्लियर वाली, तो रिजल्ट हमारा होगा आरएन इज इक्वल टू ओबी 0b 0 1 0 0, हाँ ये सही है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आरएन एंड इन्वर्ट ऑफ आरएन, ये करेंगे तो। अच्छा ये माइनस बोरो बिट मतलब क्या है, कैसे करेंगे? माइनस बोरो बिट कहाँ पे लिखना है? इसके ऊपर है थोड़ा, मतलब पीछे जो हुआ था। नहीं हाँ माइनस बोरो मतलब कैरी को माइनस सिंपल से कैरी में हम कैरी ऐड करते हैं, बोरो में बोरो माइनस कर देंगे। कैरी और बोरो की तो एक ही बिट होगी ना? बिट एक ही होगी, इन्वर्ट कर देंगे, जो कैरी बिट होगा ना उसको इन्वर्ट करके उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस किस तरह करेंगे? 2s कॉम्प्लीमेंट ना? नहीं माइनस यार, सिंपल माइनस कर देंगे, जो हमारे पास 0 एक्सटेंड लेके माइनस कर देंगे ना उसको आगे। अच्छा सही है।
MVN मूव नेगेटिव देख चुके हैं, बिट वाइज नॉट करके RM का और RD में शो कर देंगे, बिट वाइज नॉट है। और DST टेस्ट है, ये क्या करेगी, ये कंपेयर की तरह है, स्टोर नहीं करेगी रिजल्ट, बस RN और RM को एंड कर देगी। डेटा कन्वर्जन, अच्छा इसमें S और U के वेरिएंट्स हैं, ये साइंड या अनसाइंड बताते हैं। XT है एक्सट्रैक्ट, और B मतलब बाइट। ये XTH है तो एक्सट्रैक्ट हाफ वर्ड, और साइंड अनसाइंड, तो साइंड एक्सट्रैक्ट बाइट है। क्या करना है, R0 से एक बाइट एक्सट्रैक्ट करना है और R1 में शो करना है, R0 की वैल्यू और इनको रन करके देखो। और R0 में ये है, इसमें बाइट एक्सट्रैक्ट, अच्छा बाइट एक्सट्रैक्ट करते हुए हम लोएस्ट को ही देखेंगे, हाफ वर्ड में भी लोएस्ट हाफ वर्ड, तो इसका लोएस्ट बाइट ये 65 है, और 65 को डाल के हम यहाँ रखेंगे और साइन एक्सटेंड करेंगे। साइन एक्सटेंड करेंगे तो 6 जो होगा, जो 4 बिट्स में 6 की वैल्यू क्या होगी, 0 1 1 0। MSB 0 है तो फिर हम 0 को जब साइन एक्सटेंड करेंगे तो 0 आ रहे सारे बात। इसी तरह साइन एक्सटेंड हाफ वर्ड, अगर हाफ वर्ड यहाँ से उठाएं तो 8765 रखा हमने, और उसके बाद ये 8 का MSB 1 होगा, तो 1 को जब साइन एक्सटेंड करेंगे तो सब 1 हो जाएंगे, तो इसलिए बाकी सब FFF है। इसी तरह अनसाइंड एक्सट्रैक्ट है, अब अनसाइंड में तो कोई एक्सटेंडिंग नहीं करनी, तो सिंपल बस बाइट उठा के यहाँ 65 रख देंगे और यहाँ पे 8765, बाकी में 0 एक्सटेंड, ये एक्सट्रैक्टिंग है। अब ऑर्डर रिवर्सिंग, ये एक रिवर्स है, रिवर्स क्या करती है कि वो बाइट्स को उठा के रिवर्स करती है। तो लेट्स से ये हमारे पास एक वैल्यू है बाइट, एक वर्ड है, और ये जो डैशेस हैं ये बाइट्स हैं, 4 बाइट्स का एक वर्ड है, तो ये LSB बाइट को उठा के MSB में रख देगा, सेकंड वाले को उठा के यहाँ रख देगा यहाँ, और MSB को LSB में। ये REV नॉर्मल है। REV 16 क्या करेगी, हाफ वर्ड को एक वक्त में देखेंगे, तो इस हाफ वर्ड को देखेगी और इन दोनों को रिवर्स कर देगी, फिर इस हाफ वर्ड को देखेगी और इसको रिवर्स कर देगी। और एक REVSH था, REVSH वो हाफ वर्ड वाला काम करेगी, लेकिन लोअर हाफ वर्ड में काम करेगा। लोअर हाफ वर्ड में काम करने के बाद बाकी को साइन एक्सटेंड कर देगा, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से साइन एक्सटेंड। इसके लिए बिटफील्ड इंस्ट्रक्शंस, बिटफील्ड क्लियर, इसके लिए टेबल अच्छा था। तुम लोग अभी एनविक भी करोगे ना? क्या करेंगे, एनविक NVIC, उसकी तो वीडियो है, रिसेंटली किया था हमने। अच्छा ठीक है। Bitfield clears bitfield to 0 within a register. अच्छा ये मैं यहाँ से करा हुआ कि LSB में कोई RD रजिस्टर देंगे, उसमें LSB पहले डिफाइन करेंगे। जैसे LSB अगर हमने 3 डिफाइन किया तो थर्ड LSB से लेकर विड्थ साइज की विड्थ को वो क्लियर कर देगा। तो जैसे RD और #3 कहें और विड्थ हम कहें 4, तो 3 LSB से लेकर 4 बिट्स आगे 3 4 5 6 इन बिट्स को 4 बिट्स को क्लियर कर देगा, 0 कर देगा। Bitfield insert BFI, insert bitfield from RN to RD at position LSB. ये शायद ये कर रहा होगा कि LSB से लेकर बिट साइज की बिट पहले यहाँ से उठाएगा RN से और फिर उसको इंसर्ट कर देगा उसमें, क्या कहते हैं RD के अंदर, सेम ही फील्ड के अंदर। एग्जाम्पल है क्या? हाँ है, तो उसको देखते हैं। LDR बिटफील्ड क्लियर, बिटफील्ड क्लियर 4 LSB से लेकर 9, अच्छा 0 1 2 3 तो यहाँ पे होगा और 4 यहाँ से साइड होगा, तो 7 से लेकर ये पूरा तो क्लियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि 8 यहाँ से होंगे, 6 और 7 से 8 बिट्स होंगी, और इसकी 5 वाला जो पार्ट है उसका LSB क्लियर हुआ 9 के लिए। 5 की वैल्यू क्या होती है? तो 0 1 0 1 होती है। 5 0 1 0 1, इसको भी क्लियर करेंगे 0 1 0 0, ये 4 हो जाएगा। हाँ इसलिए 4 क्लियर, समझ आ रहा है?
इसको आ रहे समझ, या फिर इसको रन करके देखें? चलो नहीं करते। बिट फील्ड इंसर्ट क्या करेगी? 8th पोजीशन से 15 बिट्स उठाएगी R1 से, R0 से उठाएगी। ये कंफ्यूजिंग है यार। ये उसकी क्या बोलते हैं, R0 की 15 बिट उठाएगी लोअर, यानी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है ना आगे 15 बिट उठाएगी, और R1 में जो है ना मेरे ख्याल से जो 8वीं बिट है वहां से लिखना शुरू करेगी। अच्छा, तो हाँ ऐसे ही लग रहा है। R0 में वो R0 से 8 बिट मतलब 8 बिट से नहीं उठाएगा, R0 में तो LSB से उठाएगा, लेकिन R1 में राइट कराते हुए 8 बिट से राइट करेगा। R0 से 15 बिट उठाएगा, हाँ, और ना उसको राइट कराएगा उसकी 8वीं बिट से उठा के 8 बिट। हाँ, वो 15 बिट जो उठाएगा वो LSB से उठाएगा, वो 8 बिट से नहीं उठाएगा। नहीं, हमेशा हाँ। LSB से उठाएगा। सही। लेकिन बिट फील्ड क्लियर में ये होता है कि LSB से लेकर उतनी विड्थ का, 9 विड्थ का क्लियर करेगा बिट फील्ड। सही। हाँ। सही। CLZ काउंट लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरो में होगा ना, MSB से लेकर जीरोस होंगे लीडिंग जीरोस, वो काउंट करेगा। R बिट रिवर्स बिट ऑर्डर, ये तो बस एक एक बिट को रिवर्स कर देगा। पहले जो हम देख रहे थे वो बाइट बाय बाइट रिवर्स कर रहे थे, जैसे हम अब इसमें बिट बाय बिट करना होगा, हमें फुल बाइनरी नंबर निकालना होगा और उसको रिवर्स करना होगा। इसमें शायद एग्जांपल्स थी। हाँ, इसमें एग्जांपल BFI तो R बिट R0 को R0 में ही कर रहा है। R0 की ओरिजिनल वैल्यू ये थी बाइनरी में, उसको रिवर्स करके ये कर दिया। तो यहाँ 1100 है तो 1100 यहाँ आ गया, या 1011 था तो ये 1011 ऐसे आ गया। तो पूरे एक एक बिट को रिवर्स करेगा। ये SBFX मिशन ने क्लास में बताया था क्या? नहीं बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में आया था ना, मिड में आया था, इसको देख लेना। SBFX copy bit field from register and sign extend. इसमें और बिट फील्ड इंसर्ट में फर्क क्या है? एग्जांपल से ये जो है आपके पास ये जो है ना RN से एक वो उठाता है, बिट फील्ड उठाता है, और जो है ना उसको साइन एक्सटेंड करता है 32 बिट पे और RD पे लिख देता है। अच्छा, पूरा का पूरा वो 32 बिट नंबर बनाएगा। हाँ, यानी जो है ना ये आपके पास मेरे पास लिखा है पोजीशन ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ बिट फील्ड, LSB होती है इसके अंदर, एक लिखा हुआ है देखो, हाँ LSB होता है इसके अंदर। वो क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है बिट फील्ड का, जो आप बिट फील्ड उठा रहे हो। विद ऑफ बिट फील्ड होता है, यानी आप बिट फील्ड उठाओगे RN से, RN से आपने बिट फील्ड उठाई, यानी LSB बताएगा कि चौथे नंबर से उठाओ, और विद बताएगी जैसे 4 बिट उठाओ, तो ये इतनी बिट उठाओ आप RN से, और जो है ना उसको साइन एक्सटेंड करो 32 बिट पे, और जो है ना उसको RD पे लिखवा दो। ये काम करेगा। UBM extracts a bit field from register starting from any location, LSB width। सही है। ये मैंने गूगल से देखा था मिड के बाद शायद। हाँ, तो सही बोले। RN से LSB 2 बिट वाली उठाएगा तो वैसे ही उठाएगा जैसे BFI में उठा रहे थे, लेकिन फर्क इसमें और उसमें ये है कि ये 32 बिट नंबर बनेगा। BFI में ऐसे ही उठा रहे थे, बिट फील्ड क्लियर में हम ऐसे उठा रहे थे। ये तो बहुत सारे फर्क है इसमें। हाँ, बिट फील्ड इंसर्ट में 0 से उठा रहे थे। हाँ, उसमें तो हम 0 से उठा रहे थे ना, 0 से उठा के उसकी 8वीं बिट से राइट करवा रहे थे हम। इसमें बिट फील्ड इंसर्ट में जो था ना, उसके अंदर ये भी बता रहा था कहाँ इंसर्ट करवाना है, और जो है ना क्योंकि यहाँ तो आपको बताने की जरूरत नहीं कहाँ इंसर्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ तो 32 बिट का ये पूरा, तो आपको पूरे रजिस्टर में इंसर्ट करवाना है, वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ इंसर्ट करवाना है आपने। दोनों में इसलिए फर्क है।
अच्छा, ये कंफर्म कॉपी में नहीं कराया था ना SBFX और OBFX? नहीं कराया था मिसने, ये नहीं कराया था। तो इसका मतलब है जो मिसने हमें क्लास में हिंट्स दी हुई है कि ये टेबल नंबर पढ़ने हैं, तो अभी पढ़ने होने चाहिए हमें। अब कोई भी इतना इंस्ट्रक्शन टाइम आ का है सकती नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है, जो आता है वो कर लो बस, काफी है। है। एग्जाम में आ गए अननोन तो छोड़ देंगे और क्या। नहीं इससे ज्यादा अननोन नहीं है, मेरे ख्याल से काफी है। हमारा दूसरा पेपर ही है, मतलब इस सिलेबस का, हमें मिल सकते हैं नहीं इंस्ट्रक्शन। ये भी खैर देखते हैं। सैचुरेशन ऑपरेशन, अच्छा सैचुरेशन ऑपरेशन हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में यूज करते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग एनालॉग वैल्यूज को कोई भी वैल्यू ले सकती है, सही है। अब उसको डिजिटल में जब हम किसी कंप्यूटर में ला रहे होंगे तो किसी रेंज के अंदर मिलाना होगा, ये सैचुरेटेड है। अगर हम सैचुरेशन नहीं करते देखो, ये एनालॉग वैल्यू की अपर लिमिट, यहाँ पे जो अपर लिमिट है ये डिजिटल वैल्यू की है, और एनालॉग की वैल्यू जो है हमारी अपर लिमिट कंप्यूटर के जो बिट्स हैं उसके हिसाब से अपर लिमिट को एक्सीड करे। तो इसको जब हम स्टोर करेंगे तो ऐसे स्टोर हो रहा होगा, पहले तो इंक्रीमेंट हो रहा होगा, फिर जो लिमिट है, लिमिट के बाद वो नेगेटिव हो जा रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर नंबर को इंक्रीमेंट करते रहे तो उसके MSB 1 हो जाएगा, और MSB 1 होगा तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ऐसे वियर्ड रिजल्ट्स आते हैं। तो इन शॉर्ट हम कोशिश करते हैं सैचुरेट कर दें। मैक्सिमम नंबर से अगर ज्यादा हो जाए तो फिर हम मैक्सिमम पे कर देंगे सैचुरेट, और अगर नेगेटिव में स्मॉलेस्ट नंबर से छोटे हमारी वैल्यू मर जा रही हो तो उसको हम नेगेटिव में स्मॉलेस्ट नंबर पे जो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, उसको सैचुरेट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इसकी दो इंस्ट्रक्शन है, सैचुरेशन, साइन सैचुरेशन अरिथमेटिक, ये अनसाइन सैचुरेशन अरिथमेटिक। इसमें RD में बताते हैं कि कौन सी वैल्यू को हमें करना है सैचुरेट, RN में बताते हैं और RD में शो करते हैं। और क्या इमीडिएट वैल्यू बताती है कि रेजोल्यूशन मतलब कितनी बिट्स तक सैचुरेट करना है। 16 होगा तो 16 बिट नंबर पे फाइनली सैचुरेट करना है, 12 होगा तो 12 बिट नंबर पे करना है। ये एग्जांपल्स हैं। इसमें साइन सैचुरेशन में 16 बिट पे करना है, 16 बिट में मिनिमम वैल्यू ये होगी 7FFF, क्यों? क्योंकि 16 बिट तो ये 4 होंगे, और इसमें शुरू में हमने सब 1 राइट करा दिए, इसमें भी सब 1 है सिवाय MSB, तो ये 7 होगा। MSB में 1 राइट नहीं कराया क्योंकि अगर MSB में करा दिया नेगेटिव नंबर बन जाता है, तो मैक्सिमम नंबर 16 बिट्स में ये होगा, और मिनिमम ये होगा। अब मिनिमम की लॉजिक ये है कि ये 16 बिट्स में पहले देखें तो ये 1 होगा यहाँ पे, और बाकी सब 0 होंगे, MSB में 1 होगा, और बाकी को हमने साइन एक्सटेंड कर दिया 32 बिट बना लिए, तो FFFF और 8000। सही है। अच्छा, इनको मैं करने के लिए ऐसे करता हूँ कि R0 को कंपेयर करना है और फिर R1 हमें सैचुरेट करके राइट कराना है। तो एक और समझना चाहेगा जैन या जान? तो मैं तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट करता हूँ, उससे मैं देखता हूँ कि पहले मैं चेक करता हूँ कि मैक्सिमम से बड़ा है नहीं है, तो वो चेक करने के लिए करता हूँ कि मैक्सिमम माइनस ये वैल्यू करता हूँ। तो अगर ये वैल्यू, अगर मैक्सिमम माइनस ये करने से नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम से बड़ी होगी, तो मतलब हमें मैक्सिमम पे क्लेम करना है। तो ऐसे में काम करता हूँ, लॉजिक नहीं है ज्यादा मेरी वर्किंग। जान तो चला गया। ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यार मैं तो इसके अंदर जो लॉजिक यूज करता हूँ ना कि आपके पास, मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ असल में, जैसे नीचे वाला नंबर है ना, ये वाला जो आपका वो आ रहा है, सेकंड लास्ट जो नंबर है उसके अंदर चेंज हो रहा है ना, तो इसके अंदर नंबर देखा मैंने कि नंबर क्या है, नंबर ओवरऑल नेगेटिव था, ठीक है, लेकिन जो है ना अगर हम इसकी 4 बिट्स को कंसीडर ना करें शुरू की, ठीक है, तो उसको ना करने से, कंसीडर ना करने से ये पॉजिटिव बन रहा है। तो इसलिए जो है ना था ये नेगेटिव, लेकिन हमारे जो है ना 4 बिट पे करने से, 4 बाइट पे करने से जो है ना ये पॉजिटिव बन जा रहा है, तो इसलिए जो है ना इसको जो है ना हमें क्लेम करना पड़ेगा नेगेटिव पे। ये मिसने जो मेरी लॉजिक है ना कि जो लास्ट बिट है ना 31 बिट जो है, अगर वो 0 है तो हमेशा मैक्स पे क्लेम होगा, अगर वो 1 है तो हमेशा नेगेटिव पे क्लेम होगा, और ये हर जगह लग रही है। मतलब आखिरी तो बता रहे हैं कि मैक्स या मिन पे करना है, और जैन ने जो बताया कि हम देखेंगे पहले 32 बिट वैल्यू देखेंगे और फिर उसके बाद उसको 16 में करके देखेंगे, अगर दोनों में फर्क आ रहे तब हम क्लेम करेंगे।
इसने भी ऐसे ही कराया था। इसने भी जो है पहले ओवरऑल नंबर बताया, ओवरऑल हाँ नंबर बस क्या ऐसा है, कुछ किया था। हाँ ओवरऑल नंबर देखो ऊपर भी देखो ना, जो आपका सबसे पहला है, सबसे पहला देखो उसके अंदर ओवरऑल नंबर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जब आप जो है ना उसको वो कंसीडर करोगे 4 बिट साइन वो करोगे एक्सटेंड वाला, तो नेगेटिव बन रहा है नंबर, जीरो, क्योंकि नहीं, नेगेटिव होता है। जीरो नेगेटिव क्यों बन रहा है? जीरो है ना, पहली बिट जीरो है तो नेगेटिव होता है इसके अंदर साइन में। तो जीरो से तो पॉजिटिव होता है। नहीं ना, एमएसबी अगर जीरो हो तो इसके हाँ अंदर 2 रिप्रेजेंटेशन होती है ना जीरो की, वो पता नहीं। नहीं यार। इसकी तो और सिंपल, सी इसकी नहीं, पॉजिटिव। मेरे ख्याल से पॉजिटिव की जो है ना सिंपल लॉजिक थी कि पॉजिटिव तो आप देखोगे अगर रेंज से आउट जा रहा है तो आप उसको जो है ना क्लेम कर दोगे। जैसे रेंज से आउट जा हाँ रहा है तो ये आपने 4 बिट पे नहीं आ सकता ये, तो आपने इसको क्लेम कर दिया। वो 7 आपके पास साफ साफ आपको पता चल रहा है 7 से बड़ा 8 है, तो इसलिए आपने उसको क्लेम कर दिया। नेगेटिव में मेरे ख्याल से मिसने लॉजिक लगाई थी कि नेगेटिव पे जब हम वो करते हैं ना 4 उस पे देखते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव बनना है तो हम उसको क्लेम करेंगे वरना नहीं करेंगे। समरी ये कि पॉजिटिव में हम देखेंगे कि पहले पूरा 32 बिट नहीं, पॉजिटिव में हम सब ये देखेंगे कि पहले तो पॉजिटिव चेक करने के लिए होगा कि एमएसबी 1 है या नहीं है। तो पॉजिटिव अगर हुआ तो फिर हम देखेंगे कि 4 बिट से बड़ी वैल्यू है नहीं है, या 4 फील्ड से जो भी हम 16 बिट है तो 16 बिट देखेंगे, 12 बागी उससे बड़ा है तो पॉजिटिव के लिए क्लैम कर देंगे वरना नहीं करेंगे। और नेगेटिव नंबर्स के लिए हम ये देखेंगे कि जब हम क्लैम कर रहे हैं उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं हो रहा, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर पे क्लैम करेंगे। जैसे कोई है जो नहीं हो रहा अनचेंज्ड, ये और अनचेंज है, ये नेगेटिव है, इसको अगर हम रिमूव कर दें तब भी नेगेटिव नंबर है क्योंकि 8 है। सही है, लॉजिक लग रही है सही। और अगर सैचुरेट हो रहा होगा तो फिर हम क्यू बिट में 1 राइट करेंगे, और अगर नहीं हो रहा तो बस अनचेंज होगा, 0 राइट नहीं करेंगे। अनसाइंड में स्मॉलेस्ट नंबर 0 सिंपल होगा क्योंकि इसमें वो साइन बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और मैक्सिमम में सब वंस होंगे तो एफ। इसमें वही लॉजिक लग जाएगी। हम इसने वही लगाई थी, इसने वही लगाई थी। इसमें नेगेटिव है और यहाँ पे लेके आने से पॉजिटिव हो रहा है। सही है, अनसाइड का पॉजिटिव नंबर हो रहा है क्योंकि एमएसबी 1 है। और इसमें तो पॉजिटिव ही होगा, इसमें क्या देखें। अच्छा, इसमें 0 से छोटे नंबर तो सारे वही होंगे जो नेगेटिव है। 32 बिट में अगर नेगेटिव नंबर है तो वो जरूर क्लैंप हो रहा होगा, और 32 बिट में पॉजिटिव है तब के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम एफ है उससे बड़ा है नहीं है, अगर उससे बड़ा है तो हम क्लैंप करेंगे। We look at the signal in bipolar domain. कितना रहता है? हो गया बस, ब्रांच रह गए। प्रोग्राम फ्लो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। बी लेबल नॉर्मल 16 बिट्स की है, और बी वाइड डब्ल्यू यूज करेंगे तो 32 बिट होगा। और अगर ऑफसेट जो हमारा स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेबल से ऑफसेट स्पेसिफाई होता है ना, हम वर्ड्स में लिखते हैं लेकिन ऑफसेट होता है, अभी स्ट्रिंग लिखते हैं ऑफसेट, और वो ऑफसेट 2 किलोबाइट से ज्यादा होगा तो खुद ही 32 बिट हो जाएगी। अगर बी लेवल 16 बिट वाले के अंदर ऑफसेट 2 किलोबाइट से बड़ा होगा तब भी खुद ही वो 32 बिट इंकोडिंग हो जाएगी। पीएक्स ब्रांच एंड एक्सचेंज करेगा। इसमें क्या हो रहा होगा, ब्रांच करेगा और उसके साथ ई बिट के अंदर आरएम की बिट 0 एलएसबी को राइट करा देगा। वो जो हमने देखा था ना कि स्टेटस रजिस्टर के अंदर था ई बिट, तो उसके लिए। और पीएल में एलआर के अंदर रिटर्न एड्रेस स्टोर होगा। आए तो नॉर्मल है, ब्रांच लिंक फंक्शन कॉल्स के लिए होती है, खुद ही एलआर के अंदर रिटर्न एड्रेस स्टोर करेगा। और बीएलएक्स है ब्रांच लिंक एंड एक्सचेंज में, तो रिटर्न एड्रेस को एलआर में भी स्टोर कर रहा होगा और उसके साथ साथ एक्सचेंज का काम भी, टी बिट का काम भी कर रहा होगा। Stack grows downward, lowest number register gets lowest address. We push pop even number of registers to get stack word aligned. अच्छा, इसकी लॉजिक मुझे लगी है, यहाँ पे लिखा है ना कि पुश पॉप करते हैं हम इवन नंबर ऑफ रजिस्टर को। ये इसलिए करते हैं क्योंकि रजिस्टर तो 32 बिट की होती है, तो एक को भी करें तो मसला तो नहीं होना चाहिए। ये बताने की लोग। अच्छा, ये फ्लैग्स की वैल्यूज हैं।
ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन के साथ हम ये सफिक्सेस यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन होगी। जैसे एग्जांपल है कोई यहाँ पे आगे होगी शायद। यार एक बात बताओ, ये जो RM रजिस्टर होता है उसके अंदर अगर प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर मौजूद है तो आपके साथ अगर उसके साथ इमीडिएट वैल्यू दी हो तो हमेशा मल्टीप्लाई बाय 4 होगी। सवाल पूरा फिर से मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है कि मिसाल पर ऐड इंस्ट्रक्शन है, ऐड के अंदर पहला आपका कोई रजिस्टर है R2 कोमा प्रोग्राम काउंटर कोमा इमीडिएट, सही है। तो जो इमीडिएट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 2 होगी अगर प्रोग्राम काउंटर मौजूद है। नहीं नहीं, ऐड में तो हम वो ही करते हैं जो जीरो एक्सटेंड वाला काम, ये हो ही दिया ना इंस्ट्रक्शन एग्जांपल की इसकी। ADR वाली थी ये रही। हाँ ये देखो इमीडिएट वैल्यू को वो किया है मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये अगर प्रोग्राम, हाँ मतलब प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर अगर मौजूद है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। ये एक नई चीज पता चली है जी। और नॉर्मल ऐड में नहीं कर रहे। हाँ नॉर्मल ऐड में नहीं कर रहे, और पता नहीं अब रजिस्टर होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता, इमीडिएट वैल्यू को तो कर रहे हैं। नहीं रजिस्टर में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा हो तो नहीं। सही है। इस टेबल का रट्टा लगाना हुआ हमें, इसकी लॉजिक में इसने बताई थी लेकिन काफी मुश्किल है, मुझे याद नहीं है, रट्टा ही लगाना पड़ेगा इसका। इक्वल सिंपल है, इक्वल नॉट इक्वल कैरी सेट और हायर देन और सेम। हाँ ये बताने है क्या, इसमें क्या बताऊं, देख लेना है। अच्छा अब ये कोडिंग के एग्जांपल सी, ये फ्लो चार्ट है, इसको बोर्ड में कन्वर्ट करना है। पहले R0 को चेक कर रहे हैं कि 1 के इक्वल है या नहीं है, और फिर अगर है तो फिर हम R3 में 2 सेट कर रहे हैं, वरना R3 में 1 सेट कर रहे हैं। तो R1 कंपेयर करने के लिए पहले किसी रजिस्टर के अंदर 1 स्टोर कर रहे हैं, तो R1 के अंदर पहले 1 स्टोर किया, फिर हमने R0 और R1 को कंपेयर किया, और अगर ब्रांच इक्वल मतलब कंपेयर करने के बाद इक्वल था तो फिर हम P2 पे जंप कर रहे हैं, वरना हम P1 पे रखें। यहाँ P2 P1 के लिए P2 पे क्या काम हो रहा है, मूव एस R3 0 2 शो करा रहे हैं, और P1 में 1 शो कर रहे हैं। अच्छा P2 के बाद ब्रांच P3 क्या हो रहा है, ये नहीं करते तो फिर P3 का है नीचे होगा, तो P2 के बाद हम P3 पे डायरेक्ट करेंगे, वरना फिर P1 पे चल जाते हैं। P1 को अवॉइड करने के लिए हमने ब्रांच रखा कंपैरिजन टू 0 और P2। अच्छा कंपेयर जो हम कर रहे हैं यहाँ पे R0 इक्वल टू R1, ऐसे ना हम लोग प्रोग्राम में अक्सर हमें 0 से कंपेयर करना होता है, तो 0 से कंपैरिजन के लिए एक शॉर्टकट इंस्ट्रक्शन है CBC या CBNC। CBC मतलब कंपेयर एंड ब्रांच इफ 0 और कंपेयर एंड ब्रांच इफ नॉट 0। तो इसकी एग्जांपल क्या थी, ये I में 5 स्टोर करना है, और I जब तक 0 नहीं है तब तक हमें काम करना है, फंक्शन कॉल करना है और फिर I को डिक्रीमेंट करना है। तो मूव एस R0 5 कंपेयर करने के लिए, नहीं कंपेयर नहीं करने के लिए, I की वैल्यू है, I की वैल्यू है, और उसके बाद कंपेयर ब्रांच 0 R0 है 0। तो कंपेयर करो पहले R0 और R0 को इसमें रजिस्टर बताते हैं और कहाँ जंप करना है। R0 कंपेयर किससे करना होगा, 0 से कंपेयर करो, अगर 0 के इक्वल है तो एक्सेट में जंप करो, वरना इस पे जाओ, और नॉट इक्वल टू में लूप में जाना है। और इसके अंदर फिर लूप के अंदर क्या करना है, ब्रांच में लिंक फंक्शन 1 सबट्रैक्ट R0 1 और ब्रांच लूप 1 वापस में जाना है। if then इंस्ट्रक्शन तो कुछ अगर मसला हो तो बता देना, रुक जाऊंगा। ठीक है, if then इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है, ये M33 की तरह से है, पता नहीं पता नहीं, हाँ मेन एक्सटेंशन है ये। तो ये ब्रांचेस वगैरह के लिए एक शॉर्टकट या फिर एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है जो हमें हेल्प करता है। तो उसका सिंटैक्स ये है IT if then, और उसके बाद XYZ हम की फर्दर हमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये XYZ क्या हो सकता है, XYZ तीनों में T या फिर E वैल्यू आ सकती है, T या फिर E। इसकी एग्जांपल जैसे IT है,
IT plus E, if then else और EQ। इसमें पहले हम कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल और फिर IT लिखेंगे। IT का मतलब है कि पहली जो इंस्ट्रक्शन इसके बाद और इसके बाद जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो then से कॉरस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर ये कंपैरिजन, ये जो कंडीशन है इस कंपैरिजन में ट्रू है तो फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, और एल्स मतलब ये ट्रू नहीं है तो फिर नीचे वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी। इस तरह IT ETT है, इसका मतलब then else then। तो अगर ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो फिर पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी नहीं, तीसरी और चौथी चलेगी। ये नहीं, ये और ये चलेगी। और अगर फॉल्स है यानी कि तो फिर ये चलेगी। तो ये और प्लस हमें इस ब्लॉक के अंदर ना ये स्पेसिफाई करना होगा, क्या कहते हैं, कंडीशन कोड्स। जैसे एनी ट्रू के लिए ऐड एनी, और यहाँ पे भी ट्रू के लिए तो ऐड एनी, और ये नॉट इक्वल टू ऑपोजिट इक्यू होगा तो फिर यहाँ पे ऐड इक्यू। मैक्सिमम 4 सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन। इसी का फ्लो चार्ट करिए कि कंपैरिजन के बाद अगर इक्वल टू है तो यहाँ जाने, वरना यहाँ जाने। ये कॉम्बिनेशंस थे। उसके बाद दूसरा, हाँ दूसरे वाइल लूप के if R0 equal to 1 block 1 else block 2। पहले R0 को 1 से कंपेयर किया, immediate value 1 से, ब्रांच नॉट इक्वल टू प्रोसीजर 2। अगर इक्वल है तो हम ब्रांच नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप रहेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम ब्रांच करेंगे, इसके कर देंगे इसकी वैल्यू। if R0 less than R1 compare R0 R1 branch higher than same। हायर देन सेम क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं किया होगा। हायर देन सेम और ग्रेटर मैंने ग्रेटर देन इक्वल भी किया हुआ, तो उसमें भी सही है, वैसा खुद करने दिया था ना ये। हाँ मैंने भी ग्रेटर देन इक्वल टू किया। इनमें फर्क क्या होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू साइंड अरिथमेटिक होती है, और लेस देन और हायर देन सेम वगैरह जो होता है ये अनसाइंड होता है शायद। हाँ P2 और हायर देन सेम, हायर देन सेम चेक करना होगा, और लेस देन का ऑपोजिट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और वो है तो फिर हम एक स्किप करेंगे इसको। अच्छा, इसी का इक्वल IT वाला जो ब्लॉक है उसके हिसाब से लिखा है कि कंपेयर करो R0 R1 को फिर IT, क्योंकि हमारे पास दो बस सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन है, then और else का। तो then के लिए क्या है और कंडीशन लेस देन की है, तो अगर ट्रू है तो फिर प्रोसीजर 1 वरना प्रोसीजर 2। R0 equal to R1 and R2 equal to R3। हाँ, इसमें पहले R0 R1 को पहले चेक कर रहे हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट पूरा सब कुछ स्किप करके दूसरे 2 पे जा रहे हैं, मतलब एग्जिट पे जा रहे हैं, क्योंकि एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स है तो हमें पूरा ब्लॉक स्किप करना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो स्किप कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन चेक कर रहे हैं, अगर वो भी फॉल्स है तो फिर हम स्किप कर रहे हैं, और अगर दोनों फॉल्स नहीं है तो मतलब दोनों ट्रू होंगी तो हम इस पे जाएंगे, साइड ब्लॉक पे जाएंगे। और इसी तरह इक्वल, उसमें दोनों इक्वल तो इसमें एक लेस देन इक्वल टू है, सेम काम क्या हुआ है, बस ये है कि लेस देन इक्वल टू ऑपोजिट ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन। अब यहाँ पे और है, और में क्या करना होगा कि अगर एक भी इंस्ट्रक्शन एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हमें इसमें ब्लॉक में जाना होगा। तो कंपेयर किया पहले, फिर ब्रांच इक्वल P1, और ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हम जा सकते हैं इफ वाले ब्लॉक में, तो चल जाएंगे। और अगर दूसरी, अगर पहली फॉल्स है फिर दूसरी चेक करेंगे, और ये ट्रू है तो यहाँ जाएंगे, लेकिन फॉल्स है तो यहाँ जाएंगे, तो फॉल्स वाली कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, फॉल्स स्किप करने के लिए P1 को यहाँ जाएंगे। इसमें फॉल्स वाली इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमें इसमें अगली वाले में जाना है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू एक चेक कर रहे हैं दोनों को, और इन दोनों को लेस ग्रेटर देन का चेक कर रहे हैं। तो पहले कंपेयर किया, फिर ब्रांच नॉट इक्वल्स टू P1 और इसके अंदर जाने के लिए, और अगर ये फॉल्स है तो फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी होगी। नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने के बाद लेस देन इक्वल टू कंडीशन में हम इसको स्किप करेंगे P1। इक्वल्स टू सेम है, सिमिलर काम है बोथ, व्हाइल लूप और फॉर लूप को है।
डू वाइल में क्या होता है कि एक दफा इंस्ट्रक्शन चलती है और उसके बाद फिर हम कंडीशन के हिसाब से फिर लूप करते हैं। तो एक दफा तो हम प्रोसीजर वन चला रहे हैं, उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं R0 R1, अगर इक्वल है तो फिर हम लूप करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ये ग्रेटर देन के लिए तो ब्रांच ग्रेटर देन यूज होगा यहाँ पे। और फाइल में क्या होगा, पहली कंडीशन चेक होगी, उसके हिसाब से फिर हम तो लूप में सबसे पहले हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं ब्रांच इफ नॉट इक्वल B2। कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर हम लूप की फर्दर बॉडी को एक्जीक्यूट नहीं करेंगे, और ट्रू हुए तो फिर हम एक्जीक्यूट करेंगे कि कंपेयर प्रोसीजर बनता है कंपेयर R2 R3। अच्छा अभी तक कंडीशन चेक करें, ये पहली कंडीशन चेक हुई, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन चेक कर रहे हैं ब्रांच इफ लेस देन इक्वल टू B2, और ये फॉल्स है तो फिर यहाँ से और जो बॉडी ऑफ लूप है उसको एक्जीक्यूट करने के बाद हम ब्रांच करेंगे। उनकी बैटरी खत्म हो गई फॉर लूप आखिरी है। फॉर I is 0, I less than 10 और प्लस इक्वल टू 2 करना है। पहले R0 के अंदर 10 रख दिया, ये I की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, और I करंट वैल्यू के लिए R1 0 लोड किया, फिर कंपेयर कर रहे हैं R1 R2 को, ब्रांच ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन इक्वल, और ये ग्रेटर देन इक्वल तो हो जाए तो फिर हम लूप एग्जिट कर देंगे और B2 भी चलेंगे, वरना लूप की बॉडी एग्जिट करेंगे। हाँ एक और चीज देख लेते हैं, वो भी सिर्फ शायद काम है। क्या और भी किस तरह कॉल करेंगे ये देख। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ये दोबारा वो व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा। इसके अंदर बस ये चीज देखने वाली है कि आप फंक्शन किस तरह कॉल कर रहे हो और नेस्टेड फंक्शन किस तरह कॉल कर रहे हो। अच्छा तो हो सकता है कहीं काम आ जाए तो ये भी देखें। एरिया माई कोड मेन मूव कर रहे हैं, पहले फिर से कर रहे हैं ब्रांच एंड लिंक एडिशन। अच्छा एडिशन में चलेगा, एडिशन में R1 R0 ऐड करें R2 में, ब्रांच एंड एक्सचेंज LR। अच्छा एक्स वाली ब्रांच जब यूज होगी जब आपको रजिस्टर के किसी एड्रेस पे जंप करना है तो BX जब यूज होगी। अब LR रजिस्टर है तो BX यूज होगी, आपको LR पे जंप करना है ना दोबारा जाने के लिए। तो जब यहाँ BX यूज हुआ है, नॉर्मल B यूज नहीं हुआ। समझ नहीं आया क्या BX कब यूज होगी? B सिंपल B जब यूज होता है जब आपके पास कोई जैसे एडिशन है ना, एडिशन दिया हुआ है, आपने नाम दे दिया, और हाँ। जब रजिस्टर आपका वो होगा पैरामीटर तो BX यूज होगी। यहाँ पे तो BL यूज हुआ है, B नहीं यूज होगा। हाँ मतलब लेबल है ना, लेबल के लिए नहीं अगर हाँ तो तुम कह रहे हो B यूज होगा, यहाँ BL यूज हो रहा है। नहीं वो सही है, मैं बता रहा हूँ ऐसे कि जहां पर आपके पास लेबल यूज होगा वहां पर X यूज नहीं होगा, और जहां पर रजिस्टर यूज होगा वहां पर X यूज होगा। ये लिखा हुआ है कहीं क्या? हाँ वैसे लिखा हुआ भी है। हाँ
क्योंकि BX तो उसके लिए थंब के लिए ना, जो T रजिस्टर को अपडेट करने के लिए। नहीं, एक्स यूज होता है जहाँ पर आपको रजिस्टर के एड्रेस पे जंप करना है, और बी यूज होता है कि आप सिंपल नाम दे दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऐसी है, पिक्चर में लिखा हुआ है। नहीं, वो ड्राइव वही PDF पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ काम की चीज भेजी है। अच्छा, ब्रांच एंड एक्सचेंज, यहाँ पे तो ब्रांच का कोई और काम लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो, लेबल जब बी सिंपल बी यूज हुआ है ना तो लेबल है, और जब एक्स यूज हुआ है ना तो सामने रजिस्टर है। सही। बस ये फर्क है, पैरामीटर का फर्क है, काम एक ही है सबका। और ये भी देखना है इसमें कुछ है खास। इसके अंदर देखो एक चीज खास है कि जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, तो फिर आप LR को पुश करवा रहे हो, हाँ, और फिर हाँ, और फिर एंड में आप पॉप करवा रहे हो LR को, और फिर LR में जंप कर रहे हो। बस ये चीज पहले है। मल्टीप्लाई ऐड कॉल हो रहा है, और ये फॉरन ही दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो दूसरे फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें LR को पुश करना होगा स्टैक पे। हाँ बिल्कुल। तो हमने पुश कर दिया, और ये फिर से किसी को कॉल कर रहा है शायद। पुश LR क्यों कर रहा है? एडिशन। हाँ, फिर वो एडिशन वाले को कॉल कर रहे हैं, तो उसने LR को पुश किया। नहीं, ये एडिशन को कर रहा है ना, मल्टीप्लाई ऐड वाला फंक्शन। हाँ, एडिशन को कर रहे हैं। एक मिनट, ये मल्टीप्लाई अंडरस्कोर ऐड है, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, सेम है ना, यही है ना। सेम है। हाँ, तो यहाँ पे ये मेन फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, यहाँ गए। अब ये इसको एडिशन को कॉल करना है, लेकिन उससे पहले उसने पुश किया, क्योंकि ताकि वो उससे रिटर्न कर सके। वो कर लिया, वो वहां गया। उसके बाद इसने एडिशन ने क्यों पुश किया? एडिशन भी और किसी को कॉल थोड़ी कर रहा। हाँ, ये फालतू है, इसकी दूसरी जरूरत नहीं है, इसे बस ब्रांच यूज होगा, बी यूज होगा, जो कि प्रोग्राम काउंटर पे जंप कर रहा होगा, तो सॉरी LR पे जंप कर रहा होगा। BXLR इसमें आ जाएगा आखिर में। हाँ बिल्कुल, XLR। सही है। बस सही है भाई, यही तो काम की है। चलो ऑफर। हाँ यार, एक और चीज थी, शेड्यूल 2 को तो बता दो किस तरह वो करेंगे। क्या शेड्यूल? लो पावर डिजाइन में जो बांट रहे हैं ना शेड्यूल को, मतलब हाँ 15 सेकंड और 10 सेकंड में, उसमें हाँ। समझ नहीं आ रहा कि बांटें किस तरह, मतलब इस आगे डिस्कस किया था हमने, कहा था हम डिस्कस यही कहा था ना हमने कि सब कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे बस। हाँ, लेकिन फिर अब इस मिसाल के तौर पर मैंने 15 सेकंड लिए शुरू के, मैंने उसमें साइकिल चेक किए, इतने साइकिल्स आ रहे हैं, अब मेरी जितनी साइकिल्स बची हैं, अब उसके हिसाब से मुझे टाइम यूज करना पड़ेगा ना, हाँ, तो मतलब इसी तरह होगा। चलो सही है, वैसे थोड़ा बहुत समझ लिया हूँ मैं। चलो फिर ऑफर।